सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 681 अग्नि बीज उन्नयन। लिन शेन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, उसने बस उन्हें पैसे का एक बैच वितरित किया और उन सभी को छुट्टी मनाने और घर जाने के लिए कहा। अगर एन परिवार के पहले हवेली के लोग सेलेस्टियल मास्टर संस्थान में परेशानी पैदा करने आते हैं तो उन्हें अगर चाहें तो तोड़फोड़ करने दें, बस उनके साथ संघर्ष में न पड़ें। बैठक के बाद लिन शेन ने वेई वुफू को लिया और रात भर जायंट रिंग स्टार के लिए रवाना हो गए। मूल रूप से वह उयांग युडू को अपने साथ वापस ले जाने वाला था, लेकिन उयांग युडू विशेष सेवा विभाग के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए रुकना चाहता था और उसने लिन शेन और अन्य लोगों के साथ जाने से इनकार कर दिया। चिंता मत करो, अगर एनई हिसाब किताब चुकाना चाहता है तो वह तुम्हारी तलाश करेगा, मेरे जैसे छोटे मछली की नहीं, ओयांग युडू ने कहा। लिन शेन ने उसे कुछ बार मनाने की कोशिश की, लेकिन ये देखते हुए कि ओयांग युडू रुकने के लिए दृढ़ था, उसके पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अतीत में जब एनई ने सेलेस्टियल मास्टर्स इंस्टीट्यूशन के पिछले प्रमुख को मार डाला था तो उसने केवल डीन को मारा था और दूसरों को शामिल नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि इस मामले की वजह से सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूशन के सभी लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा सम्राट तियानशु ने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया था और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूशन को फिलहाल कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जायंट रिंग स्टार पर पहुंचने के बाद उसने तियानजुन को मामले की सभी बातें विस्तार से बताईं। सुनने के बाद तियानजुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, एनई इस वजह से आपको और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूशन को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन आपको भविष्य में सावधान रहने की ज़रूरत है। एनई ने पहले आपको गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इस घटना के बाद, हालांकि आप उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लायक नहीं हैं, लेकिन वह आपको और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूशन को अनियंत्रित रूप से विकसित नहीं होने देंगे, इसलिए अपने भविष्य के कार्यों में बहुत सावधान रहें। इससे आप पर कोई आरोप तो नहीं लगेगा, है न? लिन शेन ने चिंतित होकर पूछा। ये बहुत ही असंभव है, बस यहाँ शांति से रहो, तियानशुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन शेन पैराडाइज आइलैंड पर बस गए। अब विशाल रिंग स्टार अनिवार्य रूप से तियानशुन के आदेश के अधीन था। जब तक एन परिवार सीधे किसी अमर को नहीं भेजता तब तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी लिन शेन ने एकांत जीवन व्यतीत किया और एन परिवार की पहली हवेली के लोगों द्वारा उनके खिलाफ साजिश रचे जाने के डर से पैराडाइज आइलैंड छोड़ने की हिम्मत नहीं की। कुछ बेहतर करने के लिए नहीं होने पर लिन शेन ने गॉली द्वारा छोड़े गए कौशल का अध्ययन किया। यहाँ तक कि सम्राट तियानशु ने भी कहा था कि यह एक काल्पनिक, झूठा कौशल है जिसे कभी भी महारत हासिल नहीं की जा सकती। हालांकि लिन शेन को यह महसूस करने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह कौशल वैसा नहीं था जैसा सम्राट तियानशु ने वर्णन किया था। इसका अभ्यास करने के बाद उन्होंने पाया कि वे पहले की तुलना में अधिक एक्यू पॉइंट देख सकते थे। इससे पहले तियानशुन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर लिन शेन केवल एक एक्यू पॉइंट लाल बिंदु देख सकता था, लेकिन कुछ समय तक कौशल का अभ्यास करने के बाद उसने तियानशुन पर दूसरा एक्यू पॉइंट लाल बिंदु देखा। उसने दूसरों पर देखे गए एक्यू पॉइंट लाल बिंदुओं की संख्या भी 2 से 3 तक बढ़ा दी। जैसे जैसे लिन शेन ने अधिक गहराई से अभ्यास किया, उसने दूसरों पर देखे गए लाल बिंदुओं की संख्या और भी अधिक बढ़ा दी। ये कौशल वास्तव में अग्नि बीज की क्षमता को बढ़ा सकता है। लिन शेन को अधिक से अधिक अविश्वास हो रहा था और उसका दिल भी बहुत हैरान था। अगर यह कौशल वास्तविक था तो इसका मतलब था कि गॉली केवल भ्रम में नहीं था। लिन शेन ने वेई वुफू को एक परीक्षण के लिए बुलाया। पहले वह वेई वुफू पर केवल एक एक्यू पॉइंट लाल बिंदु देख सकता था, लेकिन अब वह 4 देख सकता था। एक्यू पॉइंट सीलिंग तकनीक का उपयोग करते हुए गॉली के कौशल के अनुसार उसने संबंधित एक्यू पॉइंट लाल बिंदु पर दबाव डाला। जैसा कि गॉली के संकेत से संकेत मिलता है, यह एक्यू पॉइंट हंसी बिंदु के अनुरूप होना चाहिए। इसे दबाने के बाद वेई वुफू वास्तव में बेकाबू होकर हंसने लगा। वेई वुफू के आत्मनियंत्रण के बावजूद वह तब तक खुद को नियंत्रित नहीं कर सका जब तक कि लिन शेन ने हंसी बिंदु पर नियंत्रण नहीं छोड़ा, और उसके बाद ही वेई वुफू हंसना बंद करने में कामयाब हुआ। ये सच है, ये सब सच है। लिन शेन अपने दिल में हैरान और खुश था। एक्यू पॉइंट को सील करने की क्षमता मजबूत हो गई है, जिससे लिन शेन खुश था, लेकिन उसे डर था कि वह गॉली की तरह पागल हो जाएगा। लिन शेन ऐसे कौशल को बिना अभ्यास के नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने इसे गॉली ग्रेट मेथड नाम दिया और इसका प्रशिक्षण जारी रखा। अन्य कौशलों का अभ्यास करते समय लिन शेन को तनाव महसूस होता था, लेकिन गॉली ग्रेट मेथड के साथ उसने इसे लगभग सहजता से सीख लिया। अभ्यास के कुछ दिनों के बाद लिन शेन अधिक से अधिक एक्यू पॉइंट देख सकता था और उसे संदेह होने लगा कि अगर वह जारी रखता है तो वह किसी के शरीर पर सभी एक्यू पॉइंट देख सकता है। क्या ये सच हो सकता है? जैसा कि गॉली ने कहा, अगर मैं इस गॉली महान विधि का अंत तक अभ्यास करता हूं तो मैं उसकी आंखों से दुनिया देख सकता हूं। लिन शेन को अचानक थोड़ा डर लगा। वह राक्षसों से भरी दुनिया नहीं देखना चाहता था। भले ही वह जानता था कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीव हर जगह हैं, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन चीज़ों को देखना चाहता था।
उसने कल्पना की कि उनके अंतरंग क्षणों के दौरान तियानजुन के तेजस्वी चेहरे के बजाय वह छिद्रों में अंदर और बाहर घूमते हुए घुन को देखेगा, और यह विचार ही लिन शेन को पागल करने के लिए पर्याप्त था। उसे विश्वास नहीं था कि उसकी मानसिक शक्ति गौली से अधिक मजबूत थी। अगर उसने वास्तव में ऐसी दुनिया देखी तो शायद वह गौली से भी जल्दी पागल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन शेन ने अभ्यास जारी रखने की हिम्मत नहीं की और कुछ समय के लिए रुकने का फैसला किया, जब तक कि वह फिर से शुरू करने से पहले चीज़ों के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से नहीं सोच लेता। हालांकि लिन शेन द्वारा गौली ग्रेड मेथड का अभ्यास बंद करने के बाद वह अपनी आंखों से जो एक्यूपॉइंट देख सकता था उनकी संख्या में वृद्धि होती रही। ऐसा लग रहा था जैसे गौली ग्रेड मेथड अपने आप में शक्तिशाली है, पूरी तरह से अजेय है। अब जब भी लिन शेन किसी पर ध्यान केंद्रित करता तो कुछ ही देर में दूसरे व्यक्ति के शरीर पर कई लाल बिंदु दिखाई देने लगते, जो एक दर्जन से लेकर कई दर्जन तक हो सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन शेन द्वारा देखे जा सकने वाले लाल बिंदुओं की संख्या बढ़ती रही, भले ही उसने कुछ भी न किया हो। यह पागलपन है, क्या ऐसा हो सकता है? मैं वास्तव में गौली जैसा नहीं बनने वाला हूँ, पागल। लिन शेन घबरा गया। सौभाग्य से वह जिस बारे में चिंतित था वह नहीं हुआ। हालांकि वह एक्यूपॉइंट पर अधिक से अधिक लाल बिंदु देख सकता था, लेकिन कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ। उसने गौली की दुनिया में मौजूद सभी राक्षसों को नहीं देखा। कॉस्मिक रैंकिंग के लिए लड़ाई समाप्त हो गई थी और सभी को आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम कबीला शीर्ष स्थान पर नहीं रहा। पहले स्थान पर फीनिक्स कबीले से फैंग 6 था, जिसने अंततः फीनिक्स कबीले को कॉस्मिक की अग्रणी जाति के स्थान पर पहुंचाया। सुप्रीम कबीला दूसरे स्थान पर आया, जबकि डी मैन जनजाति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। डी मैन जनजाति को तीसरा स्थान दिलाने में मदद करने वाला अमर व्यक्ति बो नाम का व्यक्ति था, एक ऐसा नाम जो अपरिचित लगा और डी मैन जनजाति के 3 शेष राजाओं में से एक नहीं था। चौथा स्थान टाइगर कबीले को मिला और स्नो कबीला 5वें स्थान पर था। लिन शेन ने सूची पर संक्षिप्त नजर डाली और पाया कि सेलेस्टियल रेस शीर्ष 10 में भी नहीं आई, केवल 13वें स्थान पर रही। लिन जियांगडोंग की भागीदारी के कारण मनुष्यों की संख्या 90 मिलियन से अधिक हो गई और अंततः वे 100 मिलियन जातियों की ब्रह्मांडीय रैंकिंग में प्रवेश कर गए। जिस क्षण रैंकिंग अंतिम रूप से तय हुई, लिन शेन ने अपने शरीर में थोड़ा बदलाव महसूस किया, लेकिन वह ये नहीं बता पाया कि वास्तव में क्या बदलाव हुआ था। उसने ब्रह्मांडीय रैंकिंग पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उसे रैंकिंग की चिंता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह युद्ध में भाग लेने वाले शीर्ष अमरों का निरीक्षण करना चाहता था। उन शीर्ष अमरों पर भी उसने एक पॉइंट पर कई लाल बिंदु देखे। अमर के रूप में उनकी स्थिति ने लाल बिंदुओं की संख्या को कम नहीं किया। लिन शेन ने पाया कि हर दिन वह अधिक से अधिक लाल बिंदु देख सकता था, जब तक कि एक दिन एक व्यक्ति पर उसने सभी एक्यूपॉइंट लाल बिंदु नहीं देखे। उस क्षण लिन शेन के मस्तिष्क में कुछ नई जानकारी चमक उठी और एक्यूपॉइंट सीलिंग फायर सीड क्षमता अप्रत्याशित रूप से बदल गई थी। अपूर्ण सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड एक्यूपॉइंट सीलिंग किसी प्राणी के शरीर पर एक्यूपॉइंट्स को हिट करके ये प्राणी की स्थिति को प्रभावित करता है। 10 प्रयासों में एक सफलता। लिन शेन को याद आया कि एक्यूपॉइंट सीलिंग पहले एक असफल सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड था, लेकिन अब यह एक अपूर्ण बीज बन गया था, जैसे कि स्वर्ग के लिए बलिदान और युद्ध गीत, जो पहले से ही संकेत देता था कि एक्यूपॉइंट सीलिंग सीड की क्षमता वास्तव में मजबूत हो गई थी। विस्तृत विवरण भी पहले से बदल गया था। अब यह व्याख्या भी शामिल है कि ये 10 प्रयासों में एक बार काम करता है। शाब्दिक रूप से इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक्यूपॉइंट सीलिंग निश्चित रूप से 10 प्रयासों में एक बार काम करेगी। ये कम संभावना की तरह लग सकता है, लेकिन अगर 10 प्रयासों में एक सफलता का मतलब है कि यह प्रतिद्वंद्वी की ताकत की परवाह किए बिना एक बार काम करेगा, यहाँ तक कि अमर स्तर के खिलाफ भी, तो यह अलग होगा। येया के साथ अपनी लड़ाई के दौरान बचाव को तोड़ने में असमर्थता के कारण एक्यूपॉइंट सीलिंग शायद ही प्रभावी थी। अगर वह 10 प्रयासों में से एक बार येया को सील करने के लिए सुनिश्चित हो सकता, तो उसे इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। लिन शेन ने इसे परखने के लिए किसी को खोजने की योजना बनाई और फैसला किया कि वेई वुफू ही एकमात्र विकल्प था। 10 में एक सफलता के नियम के वास्तविक प्रभाव का परीक्षण करने के लिए लिन शेन ने वेई वुफू के एक्यूपॉइंट्स पर प्रहार करते समय शायद ही कोई बल लगाया हो। पहले 9 प्रयास स्वाभाविक रूप से अप्रभावी थे। लिन शेन की उंगलियों की ताकत वेई वुफू के एक्यूपॉइंट्स को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन जब उसने 10वीं बार प्रहार किया तो लिन शेन ने तुरंत कुछ अलग महसूस किया और उसके सामने का दृश्य विचित्र रूप से बदल गया। यह उस स्थिति की तरह था जिसमें ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डिवाइन लाइट ने उसे पहले ले जाया था। लिन शेन की आंखें सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुईं, फिर भी यह उस सूक्ष्म दुनिया से अलग थी जो ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डिवाइन लाइट ने उसे दिखाई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने केवल सूक्ष्म से अधिक देखा था। ये दृश्य क्षणभंगुर था, क्योंकि लिन शेन की उंगली पहले ही वेई वुफू से टकरा चुकी थी, जो अचानक वहीं जम गया। लिन शेन आश्चर्यचकित था। उसने पिछले 9 की तरह इस बार भी ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया था।
इसके अलावा वेई वुफू ने एक कवच पहना हुआ था जो सैद्धांतिक रूप से एक्यूपॉइंट सीलिंग को अप्रभावी बना देता, लेकिन इस एक उंगली ने उसे सील कर दिया। इसका मतलब है, लिन शेन ने सोचा, 10 में एक सफलता के नियम का मतलब है कि एक बार हिट होने के बाद 10वां प्रयास निश्चित रूप से काम करेगा, दुश्मन की रक्षा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। फिर उसने सोचा, क्या कोई और संभावना हो सकती है कि 10 में एक सफलता का मतलब है कि यह हिट होने के लिए बाध्य है। वेई वुफू को छोड़ने के बाद लिन शेन ने फिर से इसका परीक्षण किया और पाया कि उसने इसे ज्यादा सोच लिया था। 10 में एक सफलता हिट की गारंटी नहीं थी, बस एक गारंटीकृत प्रभाव था। फिर भी यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। यह एक्यूपॉइंट सीलिंग जिसने सभी बचावों को नजरअंदाज कर दिया, ये दर्शाता है कि लिन शेन किसी को भी धमकी दे सकता है, चाहे उसका स्तर और ताकत अलग अलग क्यों न हो। फिर भी 10वीं एक्यूपॉइंट सीलिंग का उपयोग करते समय उसकी आंखों ने जो दृश्य देखा, उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ और प्रयासों के बाद निश्चित रूप से हर बार जब ये गारंटीकृत हिट की बात आती थी तो उसकी आंखें सूक्ष्म दुनिया को देख सकती थीं। हवा धूल और बैक्टीरिया से भरी हुई थी, मानव त्वचा पर सभी प्रकार की चीजें और पानी में विभिन्न परजीवी थे। कुछ अवर्णनीय दृश्य भी चमक रहे थे और लिन शेन को यकीन नहीं था कि उसने क्या देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दोहरी छवियों वाला एक प्राणी देखा, लेकिन ये केवल साधारण दोहरी छवियां नहीं थीं। यह ऐसा था जैसे उसने किसी व्यक्ति की त्वचा और हड्डियों को दो विचित्र, स्वतंत्र संस्थाओं में अलग होते देखा हो। लेकिन ये स्थिति क्षणभंगुर थी और लिन शेन को यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखें अचानक सूक्ष्म दुनिया को देख सकती थीं, जिससे कुछ असामान्य स्थितियां पैदा हो रही थीं। वैसे भी यह एक सुखद दृश्य नहीं था, शुक्र है ये केवल 10वीं उंगली के साथ हुआ, और तब भी बस एक पल के लिए। अगर वह हमेशा सूक्ष्म दुनिया और उन चीजों को देख सकता था तो उसे लगता था कि वह निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। बदलना बंद करो, ये पहले से ही बहुत हो चुका है। लिन शेन वास्तव में डर गया था और हर पल उन चीजों को नहीं देखना चाहता था। लिन शेन ने फिर से फिंगर सैंड का उपयोग करने की कोशिश की और परिणाम वही था, हर 10 कोशिशों में एक हिट। अगर वह एक्यूपॉइंट को 10 बार मारता तो वह इसे सफलतापूर्वक सील कर देता। अब एक्यूपॉइंट सीलिंग तकनीकों का अभ्यास नहीं करते हुए लिन शेन ने दिन ब दिन समय बीतने का इंतजार किया। उसका शरीर रोजाना बदल रहा था, हल्का और हल्का होता जा रहा था। 10 दिन से कुछ ज्यादा समय बाद विशाल रिंग स्टार के भारी गुरुत्वाकर्षण के तहत लिन शेन का शरीर चांद पर चलने जैसा था, एक हल्का धक्का और वह दूर तक तैर सकता था। लिन शेन को नहीं पता था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका वजन कम हो गया था, क्योंकि अब उसका वजन मापने के लिए कोई उपकरण नहीं थे। डार्क डोमेन लोड सीड प्रभावी हो रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे निर्वाण के लिए जाना चाहिए। लिन शेन ने दोहरे निर्वाण के मार्ग पर चलने का मन बना लिया था। इसके अलावा निर्वाण के लिए स्थान चुना गया था, यह उस रहस्यमय ग्रह पर प्राचीन मंदिर के अंदर होगा। फिर भी निर्वाण अंडे का चयन नहीं किया गया था। तियानजुन ने उसे कुछ विकल्प दिए, कुछ उच्च गुणवत्ता वाले निर्वाण अंडे लाए, लेकिन लिन शेन को लगा कि इन अंडों की विशेषताएं उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थीं। यह अफसोस की बात है कि डेथ पाउडर अभी भी निर्वाण की प्रक्रिया में है, अन्यथा मैं मातृ ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान में जाकर चारों ओर देख सकता था और शायद एक प्राइमल एग ढूंढ सकता था जिसका उपयोग निर्वाण के लिए किया जा सकता था। डेथ पाउडर के बिना लिन शेन ने अपने दम पर उस अंतरिक्ष यान का पता लगाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा डार्क डोमेन लोड सीड की वजह से उसका शरीर लगभग हाइड्रोजन गुब्बारे की तरह तैर रहा था, जो थोड़ा असुविधाजनक था। अब लिन शेन जहां भी जाता उसे अपने साथ वजन ले जाना पड़ता, अन्यथा वह वास्तव में तैरना शुरू कर सकता था। वास्तव में ये सच में तैरना नहीं था, उसका शरीर बहुत ही रहस्यमय शारीरिक स्थिति में था। उसका वजन शून्य के बहुत करीब लग रहा था, जैसे कि वह तैर रहा हो फिर भी नहीं, और हवा का एक झोंका उसे उड़ा सकता था। जैसे ही लिन शेन इस बारे में चिंतित था कि क्या चुनना है, वेई वुफू उसे ढूंढते हुए आया। लिन शेन से कहा कि वह कुछ समय के लिए मातृग्रह पर वापस जाना चाहता है। मैं निर्वाण के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचने वाला हूं। मैं अपने निर्वाण के बाद वापस जाऊंगा। लिन शेन ने वेई वुफू को न जाने के लिए मनाने की कोशिश की। तुम्हारे पास निर्वाण अंडा नहीं है? अंतरिक्ष यान देखो, मेरे पास भी निर्वाण तैयारी है, वेई वुफू ने कहा। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि वेई वुफू भी प्राइमल अंडा खोजने के लिए अंतरिक्ष यान में जाना चाहता था। इस पर विचार करने पर यह संभव लग रहा था। चांगहेन डोंगली को उनके द्वारा मार दिया गया था, शायद अंतरिक्ष यान पर कोई जीवित प्राणी नहीं बचा था। अगर वे निर्वाण स्तर का प्राइमल अंडा पा सकते हैं तो वह इसे दोहरे निर्वाण के लिए प्राचीन मंदिर अग्नि बेसिन के साथ उपयोग कर सकता है। वे दोनों रास्ते में कई संक्रमण ग्रहों से गुजरते हुए मातृग्रह पर लौट आए। लिन शेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। प्रत्येक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग था, लेकिन हर ग्रह पर उसका शरीर भारहीनता की उसी स्थिति में बना रहा, बिना किसी बदलाव के। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। डार्क डोमेन लोड सीड वास्तव में अलग है। सम्राट तियानशु ने पहले कभी इस प्रभाव का उल्लेख नहीं किया। लिन शेन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
ये सोचकर कि डार्क डोमेन लोड सीड का उपयोग करने के बाद यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। मात्र ग्रह पर लौटने के बाद दोनों वापस तियानचेन पहुंचे और वेई चांग किंग और अन्य लोगों के साथ अंतरिक्ष यान में प्राइमल अंडे की खोज करने के अपने विचार को साझा किया। अंतरिक्ष यान का बाहरी आवरण बहुत कठोर है, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अंदर जाने के लिए हम केवल ब्रेक से होकर जा सकते हैं। वहां कई पाइप हैं जिनसे लगातार नीला तरल रिस रहा है। वह नीला तरल बेस म्यूटेशन की जड़ है, इसे छूने से शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वेई चांग किंग ने उन्हें मनाने की कोशिश की, उम्मीद है कि वे इस विचार को छोड़ देंगे। मेरा शरीर उस नीले तरल को झेल सकता है। वेई वुफू को मेरे लिए बाहर इंतजार करने दो और मैं चुपके से अंदर जाकर देख लूंगा। लिन शेन ने देखा कि वेई बहुत निराश था। वेई चांग किंग के साथ बहस करने की हिम्मत न करते हुए लिन शेन को आगे बढ़कर बोलना पड़ा। वेई चांग किंग ने आखिरकार लिन शेन को अंतरिक्ष यान के अंदर खोज करने देने पर सहमति जताई और पुराने परिचितों वेई शाओचिंग और वेई शॉक्सिन को उनके साथ भेजा। हालांकि उनका प्राथमिक कार्य वेई वुफू पर नजर रखना और उसे अंतरिक्ष यान में लापरवाही से प्रवेश करने से रोकना था। एक बार फिर भूमिगत दुनिया में लौटते हुए, चाहे उसने इसे कितनी भी बार देखा हो, लिन शेन को अभी भी एक अद्वितीय झटका लगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जमीन के नीचे इतना विशाल स्थान होगा। जिस स्थान पर वे उतरे वह अंतरिक्ष यान द्वारा दूषित नीली नदी के ठीक ऊपर था। टूटा हुआ अंतरिक्ष यान नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसका एक हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था और डूबे हुए हिस्से का आकार अज्ञात था। नदी का पानी एक भयानक नीला रंग बन गया था, जो रसायनों द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित नदी जैसा था, और कोई भी वहां पानी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। इस नीले तरल के संपर्क में आने वाले साधारण लोग आसानी से उन बेस वेरिएंट प्राणियों के समान परिवर्तन से गुजर सकते हैं जो अंततः एक गैर मानव रूप में बदल जाते हैं। पानी की सतह से बाहर निकलने वाले अंतरिक्ष यान का हिस्सा छत्ते जैसी नलियों में टूट गया था और इन नलियों से नीला तरल बह रहा था। नलियों की दीवारों पर नीले तरल की एक मोटी परत थी। इसकी दूषित करने की क्षमता नदी के पानी से भी अधिक मजबूत थी। वेई परिवार ने पहले ही प्रयोग किए थे। नीले तरल के संपर्क में आने वाले साधारण मुर्गे और मवेशी कुछ ही मिनटों में स्टील बॉडी में बदल जाते थे। बेशक ऐसे उत्परिवर्तन अपरिवर्तनीय थे और तेजी से होने वाले उत्परिवर्तन का मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता था। यहाँ तक कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिकारी कुत्ते भी उत्परिवर्तन के बाद पागल और खून के प्यासे हो जाते थे, अपने मालिकों की आज्ञाओं की पूरी तरह से अवहेलना करते थे। लिन शेन नदी के किनारे बैठ गया और अपने सुपर बेस फॉर्म में प्रवेश किया। उसका मांस और खून तुरंत चांदी के क्रिस्टल में बदल गया। उसने अपनी उंगलियां नदी के पानी में डुबोईं और नीला पानी उसके शरीर को बिल्कुल भी दूषित नहीं कर सका। लिन शेन ने फिर नदी का पानी अपने ऊपर छिड़का, लेकिन ये फिर भी उसके कारपेट से बह गया और एक भी निशान नहीं छोड़ा। ये देखकर वेई शाओचेंग और वेई शॉक्सिन दोनों हैरान और प्रसन्न थे। लिन शेन ने उनसे कहा, यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। और फिर वह अंतरिक्ष यान के टूटे हुए हिस्से की ओर नदी की सतह पर चला गया। दूर से वे छत्ते जैसी नलियाँ काफ़ी छोटी लग रही थीं, लेकिन करीब से देखने पर उनका व्यास 2 मीटर से अधिक हो सकता था। लिन शेन ने अंतरिक्ष यान के सामने के छोर की ओर जाना चुना, क्योंकि कॉकपिट आमतौर पर सामने की ओर स्थित होता था। लिन शेन को नीले चिपचिपे तरल से ढकी हुई एक ट्यूब में कदम रखते हुए देखकर वेई शाओचेंग और वेई शॉक्सिन घबराहट से देखते रहे। वेई वुफू किनारे पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उतने तनाव में नहीं थे। लिन शेन को नहीं पता था कि कौन सी ट्यूब किस क्षेत्र में ले जाएगी और वह केवल एक को चुन सकता था जो अंदर की ओर ले जाने की संभावना थी, उसके पीछे पीछे अंदर की ओर। अपनी पीठ पर उसने स्क्रैप स्वॉर्ड और ईविल घोस्ट ब्लेड को ढोया, जिससे उसका वजन कुछ बढ़ गया और उसे अंतरिक्ष में तैरने जैसा महसूस नहीं हुआ। आगे की ट्यूब षटकोणीय थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ये गोलाकार हो गई। क्रिस्टलीय नीली दीवारों पर प्रकाश के छल्ले रुक रुक कर चमक रहे थे, जो क्षतिग्रस्त प्रकाश पट्टियों की तरह थे जो कभी कभी चमकीले और कभी मंद होते थे। कुछ ही दूर आगे रास्ता एक षटकोणीय दीवार के साथ समाप्त हो गया, जिसने रास्ता रोक दिया। लिन शेन ने दीवार की जांच की जो एक हैच की तरह लग रही थी, लेकिन उसने कोई हैंडल या कीपैड जैसा कुछ नहीं देखा। उसने धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया और इससे पहले कि उसका हाथ हैच को छू पाता, षटकोणीय क्रिस्टल अंदर की ओर मुड़ गया, जिससे उसके पीछे का मार्ग दिखाई देने लगा। सेंसर सिस्टम अभी भी सामान्य रूप से काम कर सकता है। लिन शेन को और भी आश्चर्य हुआ जब उसने पीछे के मार्ग की जांच की। उसे एहसास हुआ कि यह उस ट्यूब से बहुत बड़ा था जिससे वह आया था। अंदर एक विस्तृत क्षेत्र था जो 4 लेन के ट्रैफिक को समायोजित करने में सक्षम था, जिसके दोनों ओर कई नीले गोलाकार ऑब्जेक्ट थे। प्रत्येक नीला गोला नीले क्रिस्टल जैसा दिखता था, जिससे उनके क्रिस्टलीय बाहरी भाग से अंदर का दृश्य दिखाई देता था। लिन शेन ने कॉन्फ़िगर करना चुना और मैकेनिकल कलाई घड़ी ने तुरंत एक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन प्रदर्शित की। थोड़ी देर बाद एक संदेश दिखाई दिया, सिस्टम क्षति के कारण कॉन्फ़िगरेशन विफल हुआ, कनेक्शन सफल रहा, कार्यक्षमता गायब है।
लिनशेन को नहीं पता था कि सिस्टम विफलता मैकेनिकल कलाई घड़ी, अंतरिक्ष यान या दोनों पर क्षति को संदर्भित करती है। किसी भी संभावना का मतलब था कि यह काम नहीं कर सकता था। जैसे ही लिनशेन वापस मुड़ने वाला था ताकि ये देख सके कि क्या वह जहाज के अंदर प्रवेश कर सकता है, उसके सामने हैच अप्रत्याशित रूप से अपने आप खुल गया। लिनशेन ने अंदर झांका और तुरंत उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हैच के अंदर एक जगह थी जो एक भंडारण कक्ष की तरह थी, जिसमें क्रिस्टल कैबिनेट की कतारें लगी हुई थीं। सभी में विभिन्न छोटे अंडे रखे हुए थे, जिनमें से कुछ लिनशेन द्वारा पहले देखे गए प्राइमवल अंडों के समान थे। इसके अलावा कुछ प्राइमवल अंडों से अलग अलग चमक निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि उनमें निर्वाण गुण थे। ये सभी प्राइमवल अंडे हैं, है ना? अगर मुझे पता होता कि यहाँ इतने सारे हैं तो मैं उन्हें पहले ही ले आता। मैंने वेई को डबल लाइफ बेस प्राप्त करने के लिए एक प्राइमवल अंडे का उपयोग करने का मौका गंवा दिया। लिनशेन ने इतने सारे प्राइमवल अंडों को देखकर अफसोस से भरकर सोचा। लिनशेन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उसे वह जगह मिल गई जहां अंतरिक्ष यान ने प्राइमवल अंडे इतनी आसानी से रखे थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि प्रत्येक क्रिस्टल शेल्फ पर एक लेबल लगा हुआ था। ईश्वर बनाने वाला अंडा नंबर 0018, उत्परिवर्तित आरोही प्राणी लाल दानव राजा पर आधारित। उत्परिवर्तित आरोही प्राणी दुष्ट लुओ भगवान जनरल। स्नो कबीले उत्परिवर्तित आरोही ज़ूकियान है। लिनशेन ने देखा कि लेबल पर सूचीबद्ध प्राणी शुरू में बेस वेरिएंट प्राणी थे, लेकिन फिर स्नो कबीले का एक नाम दिखाई दिया जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया। ईश्वर बनाने वाले अंडे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री केवल साधारण बेस वेरिएंट प्राणी नहीं है, बल्कि महान ब्रह्मांड की प्रजातियां भी हैं। लिनशेन ने अभी अभी सार्वभौमिक रैंकिंग पर स्नो कबीले का नाम देखा था, जो ब्रह्मांड की मानव जाति का एक वास्तविक सदस्य है। वह ये देखकर चकित रह गया कि भगवान बनाने वाली जाति ने भगवान बनाने वाले अंडे बनाने के लिए स्नो कबीले का भी इस्तेमाल किया। लिनशेन ने प्रत्येक लेबल को एक एक करके पढ़ा और प्रत्येक प्राइमवल अंडा कम से कम 2 या अधिक बेस वेरिएंट प्राणियों पर आधारित था और अनिवार्य रूप से सामग्रियों में से एक ब्रह्मांड की मानव जाति का सदस्य था। इन भगवान बनाने वाले अंडों के लेबल पर लिनशेन ने ब्रह्मांड की कई प्रसिद्ध प्रजातियों को देखा, जिसमें सेलेस्टियल रेस और डी-मैन जनजाति प्रमुख रूप से सूचीबद्ध थी। यहाँ अधिकांश भगवान बनाने वाले अंडे बेस म्यूटेशन स्तर के थे, जिनमें से कुछ संख्या असेंशन स्तर पर थी और यहाँ तक कि निर्वाण स्तर पर 1 दर्जन भी थे। एक भगवान बनाने वाले अंडे पर एक लेबल भी था जो आश्चर्यजनक रूप से अमर स्तर के एक अमर प्राणी पर आधारित था। उत्परिवर्तित अमर प्राणी दर्पण क्षेत्र दुर्स्वप्न दानव राजा। प्राचीन कबीला उत्परिवर्तित अमर। नाम और उत्पत्ति अज्ञात। हालांकि यह ईश्वर बनाने वाला अंडा केवल 2 प्राणियों पर आधारित था, लेकिन इसने लिनशेन को और भी अधिक चौंका दिया। प्राचीन क्षेत्र के राजा के गायब होने के बाद प्राचीन राजवंश बिखर गया था और प्राचीन कबीला लगभग नष्ट हो गया था। अब प्राचीन कबीले के लोगों को देखे जाने में बहुत समय हो गया था। ये तथ्य कि ईश्वर बनाने वाली जाति ने ईश्वर बनाने वाले अंडे को बनाने के लिए सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए प्राचीन कबीले से एक उत्परिवर्तित अमर पाया था, वास्तव में उनकी अकल्पनीय शक्तियों को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टल की कई अलमारियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उनके अंदर मौजूद भगवान बनाने वाले अंडे गायब हो गए थे। इस गोदाम के एक कोने में एक बड़ा छेद था जिसके नीचे नीली नदी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से पहले भी कई भगवान बनाने वाले अंडे गिर चुके थे। लिनशेन ने अलमारियां खोलीं और सभी बचे हुए भगवान बनाने वाले अंडे एकत्र किए और उन्हें वापस लेने की तैयारी की। इतने सारे भगवान बनाने वाले अंडों के साथ उसका निर्वाण अब कोई समस्या नहीं थी और वह अपनी इच्छा से चुन भी सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वेई खुद को सुधार सकता है। इतने सारे भगवान बनाने वाले अंडों के साथ उसके लिए अपने दोहरे जीवन आधार को बहाल करना कोई समस्या नहीं है। लिनशेन ने सोचा कि वेई के लिए बहाली की कोई विधि कहाँ से खोजी जाए जिससे उसे फिर से सबसे सही अवस्था में आरोहण से गुजरने का मौका मिल सके। वेई की प्रतिभा को देखते हुए अगर वह एक दोहरे जीवन आधार की खेती कर सकता है और इसे दोहरे निर्वाण विधि के साथ जोड़ सकता है, तो वह निश्चित रूप से मानव जाति के लिए एक विशाल स्तंभ बन जाएगा। हालांकि डार्क डोमेन लोड सीड के बिना द्वैत निर्वाण कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण होगा। वह प्राचीन मंदिर में अमर भूमि के निर्वाण का उपयोग कर सकता था। हालांकि द्वैत निर्वाण की दोहरी विशेषताओं की कमी थी, फिर भी यह निर्वाण विधियों में शीर्ष स्तर का था। जब लिनशेन भगवान बनाने वाले अंडे एकत्र कर रहा था तो वह चौंक गया जब उसके पीछे का दरवाजा संवेदनशील प्रतिक्रिया के साथ स्वचालित रूप से खुल गया। लिनशेन ने सावधानी से दरवाजे के बाहर की जगह का सर्वेक्षण किया और पाया कि यह हाइबरनेशन पॉड्स जैसी डिवाइस से भरा हुआ था। उन डिवाइस पर ढक्कन पारदर्शी थे, लेकिन लिनशेन के कोण से वह नहीं देख सकता था कि हाइबरनेशन पॉड्स के अंदर लोग हैं या नहीं। उसने सावधानी से भगवान बनाने वाले अंडे एकत्र किए, उन्हें पैक किया और उन्हें अंतरिक्ष में संग्रहित किया और फिर वह सावधानी से उस स्थान में प्रवेश किया जहां हाइबरनेशन पॉड संग्रहित थे। एक के अंदर झांकते हुए लिनशेन की अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। नीले गोले की तरह ही पॉड्स में भी तरल भरा हुआ था और उनसे कई नीले फाइबर ट्यूब जुड़े हुए थे।
हालांकि इस बार नीले फाइबर ट्यूब नमूने जैसे जीवों या पालतू जानवरों के अंडों से नहीं जुड़े थे, बल्कि एक छोटे से भगवान बनाने वाले अंडे से जुड़े थे। पहले क्रिस्टल कैबिनेट में भगवान बनाने वाले अंडों के विपरीत यह अंडा एक साधारण मुर्गी के अंडे जैसा दिखता था। इसके सफ़ेद खोल में हल्का सा बहता हुआ तरल पदार्थ था, जिससे कोई भी दिल की धड़कन जैसी हल्की आवाज़ सुन सकता था। दुर्भाग्य से यहाँ कोई लेबल नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि भगवान बनाने वाला अंडा किस स्तर पर था, लेकिन इसका स्वरूप पिछले वाले से कुछ अलग था, कुछ हद तक प्राइमल अंडे जैसा था जो वेई वुफू ने उसे शुरू में दिया था। लिन शेन ने शेष हाइबरनेशन पॉड्स की जांच की और अंदर कोई जीव नहीं पाया, और उसने कोई और भगवान बनाने वाले अंडे नहीं देखे, उनमें से अधिकांश खाली थे। जब तक लिन शेन अंतिम हाइबरनेशन पॉड तक नहीं पहुंच गया, तब तक उसे एक और ईश्वर निर्माण अंडा दिखाई नहीं दिया, सिवाय इसके कि इस अंडे का खोल फटा हुआ था, जिससे एक ऐसा प्राणी दिखाई दे रहा था जो अंदर भ्रूण जैसा दिख रहा था, जिसमें कई नीले फाइबर ट्यूब प्राणी के शरीर से जुड़े हुए थे, जो उसे पोषक तत्व प्रदान कर रहे थे। प्राणी कुछ हद तक एक नवजात चूहे जैसा दिख रहा था, जिसकी त्वचा अभी तक विकसित नहीं हुई थी, उसकी पलकें अभी भी बंद थीं, और उसकी एक मोटी, सुर्ख, गुलाबी पूंछ थी। यह क्या चीज़ है? लिन शेन को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि इस प्राणी का शरीर मांस और रक्त का था, न कि स्टील या क्रिस्टल के शरीर वाला बेस वेरिएंट प्राणी। अचानक, मानो अपने आप ही, लिन शेन के बैकपैक की जिप खुल गई, और फेइज आई फैटी बाहर कूद गया, सीधे उस हाइबरनेशन पॉड पर उतरा। अपने पंजों के एक झटके से फैटी ने हाइबरनेशन पॉड के ढक्कन को तोड़ दिया, और एक शिकारी पक्षी की तरह वह अंदर घुस गया, अंदर के प्राणी को पकड़ लिया, उसे बाहर खींच लिया, उसके शरीर से जुड़ी नीली फाइबर ट्यूबों को तोड़ दिया, फिर उसे हवा में फेंक दिया और उसे निगल लिया। फैटी की हरकतें सहज और तेज थीं, उसने पलक झपकते ही प्राणी को निगल लिया, फिर हवा में चक्कर लगाया और दूसरे हाइबरनेशन पॉड की ओर झपटा जिसमें एक भगवान बनाने वाला अंडा था। फैटी को हाइबरनेशन पॉड का ढक्कन तोड़ते और भगवान बनाने वाले अंडे को पकड़ते हुए, उससे जुड़ी नीली फाइबर लाइनों को फाड़ते हुए, उसे फेंकने और निगलने के बारे में देखकर लिन शेन ने जल्दी से फैटी को पकड़ लिया और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया, अपने दूसरे हाथ से भगवान बनाने वाले अंडे को पकड़ लिया। जल्दी मत करो, मुझे पहले यह अध्ययन करने दो कि यह चीज़ क्या है। अगर यह बेकार है तो तुम इसे खा सकते हो, लिन शेन ने कहा और फैटी को खिलाने के लिए एक प्राइमल अंडा निकाला जो उसकी बाहों में छटपटा रहा था, जिससे वह शांत हो गया। फिर भी फैटी अभी भी लिन शेन के हाथ में भगवान बनाने वाले अंडे को उत्सुकता से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण झपटने के लिए तैयार था। अगर लिन शेन ने दूर देखा तो उसे निगलने के लिए तैयार था। ये देखकर लिन शेन के पास फैटी को वापस बैकपैक में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने कबूतर के अंडे को पकड़ा जो एक बेहोश दिल वाला था, चारों ओर देखते हुए ये समझने के लिए उपयोगी जानकारी खोजने की उम्मीद कर रहा था कि यह ईश्वर निर्माण अंडा क्या था और यह बाहर के लोगों से कैसे भिन्न था। बिना क्षतिग्रस्त उपकरण का पता चला, सक्रिय करें। यांत्रिक कलाई बैंड ने एक बार फिर एक संदेश पॉपअप किया। सक्रिय करें। लिन शेन, जो खोज न करने के बारे में चिंतित था, ने उसके सामने एक कार्यक्षेत्र की ओर देखा। इस कार्यक्षेत्र के पास पहुंचने के बाद ही यांत्रिक कलाई बैंड ने प्रतिक्रिया की। जैसे ही यांत्रिक घड़ी के हाथ घूमते थे, कार्यक्षेत्र के बीच में एक गोलाकार क्षेत्र धीरे धीरे ऊपर उठता था, जल्दी से 1 मीटर ऊंचे सिलेंडर में चढ़ जाता था। सिलेंडर के बीच में एक सिरिंज लगी हुई थी और सिरिंज के पारदर्शी हिस्से से कोई देख सकता था कि यह एक नीले तरल से भरा हुआ था। लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि यह एक स्मार्ट ब्रेन डिवाइस है या कम से कम किसी तरह का प्रोजेक्ट है जो कुछ जानकारी दे सकता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सिर्फ एक छिपी हुई जगह होगी जिसमें एक सिरिंज होगी। लिन शेन ने हाथ बढ़ाकर सिरिंज ले ली। सिलेंडर के अंदर की जगह खास तौर पर इस सिरिंज को रखने के लिए बनाई गई थी। इसका आकार सिर्फ एक सिरिंज के लिए बिल्कुल सही था और कुछ नहीं, यहाँ तक कि निर्देश पुस्तिका भी नहीं। अपने हाथ में सिरिंज की जांच करते हुए उसने धातु के आवरण पर एक स्टील स्टैंप पाया जिस पर कुछ शब्द उकेरे गए थे। रिग्रेसिव एजेंट, लिन शेन ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने सिर्फ इवोल्यूशनरी एजेंट के बारे में सुना है। रिग्रेसिव एजेंट का क्या उपयोग है? किसी के शरीर को रिग्रेसिव बनाने के लिए। उसने रिग्रेसिव एजेंट को सावधानी से स्टोर किया। इस बात से राहत मिली कि सिरिंज में खुद ही एक लॉकिंग मैकेनिज्म था, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि गलती से सक्रिय होने की कोई चिंता नहीं थी। वर्कबेंच पर सिलेंडर धीरे धीरे नीचे उतरा। वर्कबेंच के साथ सहजता से इस हद तक विलीन हो गया कि कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि वे मूल रूप से एक ही टुकड़े थे। उस पल वर्कबेंच की सतह अचानक चमक उठी। जो पहले धातु की तरह दिखती थी वह अब डिस्प्ले स्क्रीन बन गई थी। आपातकालीन योजना सक्रिय है। क्या आप तुरंत टेलीपोर्ट करना चाहते हैं? टेलीपोर्टेशन 10 सेकंड में अपने आप शुरू हो जाएगा। हाँ और नहीं के विकल्पों के साथ मॉनिटर पर टेक्स्ट दिखाई दिया। लिन शेन ने निर्णायक रूप से नहीं चुना, क्योंकि वह जानता था कि टेलीपोर्टेशन सीधे भगवान बनाने वाली जाति के अड्डे तक ले जा सकता है और यह विनाशकारी होगा। यह उपकरण स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष यान के भीतर एक आपातकालीन आकस्मिक योजना थी, संभवतः भागने के लिए।
उसे आश्चर्य हुआ कि दुर्घटना होने पर किसी ने इसका उपयोग क्यों नहीं किया। मॉनिटर मंद हो गया, अपनी मूल धातु अवस्था में वापस आ गया। अब और रुकने की हिम्मत न करते हुए लिन शेन ने जल्दी से अंतरिक्ष यान छोड़ दिया। अंतरिक्ष यान के अंदर बहुत सी अजीब चीजें थीं और उसे चिंता थी कि कुछ गलत हो सकता है। अब जब उसने भगवान बनाने वाला अंडा हासिल कर लिया था तो उसे और जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वह डेथ पाउडर के ठीक होने के बाद वापस आकर खोज कर सकता था। जैसे ही लिन शेन नाली से बाहर आया, वेई शॉचेंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन लिन शेन के खाली हाथ देखकर उन्होंने सोचा कि उसे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिली है। मेरे पास प्राइमल एग्स हैं, चलो वापस चलते हैं, लिन शेन ने अपने शरीर से चिपके नीले तरल को हिलाते हुए कहा, क्योंकि वह समूह के साथ भूमिगत स्थान से बाहर निकल रहा था। टाउनलैंड हॉल में लौटने के बाद लिन शेन ने भगवान बनाने वाले अंडे और रिग्रेसिव एजेंट को बाहर निकाला जो उसने पाया था, और फिर वेई चांकिंग और अन्य लोगों को अपने निष्कर्षों के बारे में विस्तार से बताया। इतने सारे प्राइमल एग्स को देखकर सभी उत्साहित और प्रसन्न हुए। इन अंडों के साथ उनका ग्रह अधिक निर्वाण प्राणियों का निर्माण कर सकता था, जिससे भूमिगत स्थानों को दबाने वालों पर दबाव कम हो जाता। जहां तक रिग्रेसिव एजेंट की बात है, उनमें से कोई भी इसका उपयोग नहीं जानता था, न ही कोई इसे आजमाने के लिए पर्याप्त साहसी था। आपने जो कहा उसके अनुसार इन प्राइमल एग्स में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां बेस वेरिएंट सामग्रियां हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राइमल एग्स के माध्यम से प्रचार से विभिन्न संवर्धन होते हैं, वेई शॉचेंग ने टिप्पणी की। वेई चांकिंग ने अमर स्तर के प्राइमल एग की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें इन अंडों को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, आप सभी इन्हें अपने साथ ले जाएं। सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन वेई चांकिंग ने आगे कहा, आप सभी को विदेश में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आपको अधिक समर्थन की आवश्यकता है। इन्हें लेकर अधिक मानव शक्ति विकसित करें। जब तक आप वहां अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं, आप स्वाभाविक रूप से ग्रह को अधिक सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे। लिन शेन को पता था कि वेई चांकिंग के पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब जबकि प्रमुख परिवार ब्रह्मांड में फैल रहे थे, भले ही प्राइमल एग रखे गए हों, कितने लोग ग्रह पर निर्वाण से गुजरना चाहेंगे और हमेशा के लिए वहां रहना चाहेंगे। वेई परिवार लगभग विलुप्त हो चुका था और वेई चांकिंग की वेई वुफू को जाने देने की इच्छा ने दिखाया कि वह अब वेई परिवार के वंशजों को यहाँ फंसा हुआ नहीं रखना चाहता था। ये वह नियति नहीं थी जो उन्हें मिलनी थी। वेई, क्या आपने फिर से शुरू करने के बारे में सोचा है? इन प्राइमल एग के साथ आप फिर से शुरू कर सकते हैं और फिर से डबल लाइफ बेस प्राप्त कर सकते हैं। विधि के बारे में चिंता मत करो, मैं कुछ पता लगा लूंगा, लिन शेन ने वेई वुफू से कहा। नहीं, अभी नहीं, मैं कर सकता हूँ, वेई वुफू ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। वेई वुफू का फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में इसमें जोखिम शामिल थे, क्योंकि समान प्रतिभा और योग्यताएं हासिल करना मुश्किल होगा और फिर से शुरू करने के बाद जीवन आधार बदल सकता है। अपनी वर्तमान प्रतिभाओं और जीवन आधार को खोने के लिए तैयार नहीं, वेई वुफू ने अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना पसंद किया। लिन शेन ने ग्रह नहीं छोड़ा। उसने ये देखने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ रहने की योजना बनाई कि क्या डार्क डोमेन लॉर्ड सीड्स के प्रभाव सबसे मजबूत होने से पहले डेथ पाउडर निर्वाण को पूरा कर सकता है, और उसका इरादा एक बार फिर अंतरिक्ष यान का पता लगाने का था। इस बीच लिन शेन ने भूमिगत दुनिया में बेस वेरिएंट जीवों, विशेष रूप से निर्वाण जीवों को साफ करने में वेई परिवार की मदद की। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे भूमिगत अंतरिक्ष में निर्वाण भूमि पा सकें और देखें कि क्या इसका उपयोग करना संभव है। अगर वाकई ऐसी कोई जगह होती तो भविष्य में ग्रह के मनुष्यों को निर्वाण के लिए आदिम अंडों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिन शेन ने भूमिगत अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों में फिर से जाने की भी योजना बनाई जिन्हें उसने पिछली बार पूरी तरह से नहीं खोजा था। एक बार जब वह निर्वाण पूरा कर लेता तो ग्रह पर वापस लौटना इतना आसान नहीं होता। टाई को सिर्फ ये पता था कि कैसे निकलना है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि लॉकी पर्वत के जरिए ग्रह पर कैसे लौटना है। भूमिगत अंतरिक्ष के निर्वाण जीव समय समय पर बड़ी संख्या में निकलते रहते थे। लिन शेन की सहायता से वेई परिवार ने निर्वाण जीवों की एक और लहर को साफ किया और 2 निर्वाण अंडे भी पाए। लिन शेन और वेई वुफू एक बार फिर उस जगह पर पहुंचे जहां चांगहेन डोंगली को मारा गया था। उस क्षेत्र से गुजरने के बाद उन्होंने पाया कि आगे की घाटी ने एक वलय बनाया हुआ था। उन्होंने एक पूरा घेरा बनाया था, कुछ निर्वाण जीवों को मार डाला और फिर दूसरी तरफ से वापस आ गए। भूमिगत स्थान की बेस म्यूटेशन भूमि आखिरकार यहाँ नहीं है। लिन शेन को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि बेस म्यूटेशन भूमि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में होगी। यहाँ जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं था, लेकिन सौभाग्य से लिन शेन के पास स्वर्ग की सीढ़ी की क्षमता थी और वह वेई वुफू को अपने साथ पर्वत शिखर पर ले गया। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर वे दूर से देख सकते थे कि इस पर्वत श्रृंखला के पीछे एक विशाल लाल समुद्र था। खून जैसा लाल समुद्र दूर क्षितिज तक फैला हुआ था, चट्टान के गुंबद के साथ मिलकर एक निरंतर द्रव्यमान बना रहा था जो जमीन के ऊपर के महासागरों से कम प्रभावशाली नहीं था।
भयानक बात यह थी कि खून के उस समुद्र के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो चांद या सूरज जैसा था। वह गुलाबी गोला खून के समुद्र और चट्टान के गुंबद के बीच लटका हुआ था, जो सूरज के डूबने या चांद के उगने जैसा लग रहा था। लिनशेन और वेई वुफू ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। भूमिगत अंतरिक्ष में चांद और सूरज कैसे हो सकते हैं? लिनशेन और वेई वुफू पर्वत श्रृंखला पर चढ़ गए और खून के उस समुद्र के किनारे पहुंच गए। वेई परिवार कभी इस जगह पर नहीं पहुंचा था। खून का समुद्र एक असली समुद्र से अलग नहीं निकला, जिसमें सफ़ेद रेतीले समुद्र तट थे। लाल रंग के समुद्र की लहरें लहरों की तरह धीरे धीरे पीछे हटने से पहले सफ़ेद रेत पर टकराती थीं। चांद और सूरज दोनों जैसा दिखने वाला वह गोला क्षितिज पर दूर लटका हुआ था, न तो डूब रहा था और न ही उग रहा था। लिनशेन को नहीं पता था कि वह वस्तु कितनी दूर थी। जैसे ही वह इस बात पर झिझक रहा था कि उसे खून के समुद्र को पार करके करीब से देखना चाहिए या नहीं, उसने अचानक दूर से लहरें उठती देखीं। एक विशालकाय प्राणी खून के समुद्र की सतह को चीरता हुआ पानी के ऊपर उछलता हुआ आया। वह क्या है? लिनशेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लिनशेन को यह बताना असंभव लगा कि वह किस तरह का प्राणी था, क्योंकि उसने कभी ऐसी कोई प्रजाति नहीं देखी थी और इसलिए उसे इसका वर्णन करने के लिए कोई शब्दावली नहीं मिली। वह प्राणी पृथ्वी पर किसी भी ज्ञात प्रजाति से अलग था। उसका शरीर धुएं, धुंध, बिजली, क्रिस्टल, जैड, दानव, शैतान, भगवान और अमर से बना हुआ लग रहा था, फिर भी वह इनमें से किसी से भी नहीं लग रहा था। उस प्राणी के अवर्णनीय रूप के लगातार बदलते जीवंत रंगों ने लिनशेन को यह बताने में असमर्थ कर दिया कि यह किस तरह का अस्तित्व था। उसे केवल अपने दिल में एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ। ये केवल हवा में उछला, फिर वापस समुद्र में गिर गया, जिससे पानी खून की विशाल लहरों में बदल गया। जब वे दोनों अपने सदमे से पीछे हटे तो वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मध्य पहाड़ क्षेत्र में नहीं पहुंच गए। तभी उन्होंने खून की लहरों को पहाड़ की दीवारों से टकराते देखा, जैसे दुनिया को खत्म करने वाली सुनामी सब कुछ निगलने वाली हो। पहाड़ का आधा हिस्सा खून से लाल पानी में डूबा हुआ हो। खून के अशांत समुद्र को आखिरकार पीछे हटने में काफी समय लगा। लिनशेन और वेई वुफू ने समुद्र के किनारे रुकने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से उसी रास्ते से वापस चले गए जिस रास्ते से वे आए थे। उस जीव का खौफ अकल्पनीय था। लिनशेन ने पहले जो निर्वाण जीव देखे थे वे उसके सामने टिक नहीं पाए। अगर वे उसे परेशान करते तो कौन जानता कि क्या होता। वह चीज़ संभवतः अमर जीव नहीं हो सकती है न? लिनशेन का रंग रूप काफ़ी खराब लग रहा था। फिर भी रक्त का सागर अंतरिक्ष यान से किसी भी चीज़ से दूषित नहीं लग रहा था। ऐसा भयानक जीव कैसे अस्तित्व में हो सकता है? अगर भूमिगत अंतरिक्ष में शुरू से ही ऐसे जीव थे तो उनकी पिछली अटकलें शायद सभी गलत थीं। शायद भूमिगत अंतरिक्ष का बेस म्यूटेशन स्थल निर्वाण स्तर पर नहीं था, बल्कि कुल मिलाकर एक उच्चतर अस्तित्व था। अगर वास्तव में ऐसा था तो उनकी पिछली सभी गणनाएं विफल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा प्राणी अगर भूमिगत अंतरिक्ष से बाहर निकलने का फैसला करता है तो उसे वेई परिवार द्वारा संभवतः रोका नहीं जा सकता। जब वे दोनों भाग रहे थे तो उन्होंने अचानक अपने सामने एक अजीब सी रोशनी देखी जिसने इंद्रधनुष के सभी रंगों में पर्वत श्रृंखला को रोशन कर दिया। ऊपर देखते हुए उन्होंने देखा कि पूरा आकाश चमक में लिपटा हुआ था, जैसे कि ऑरोरा। अगले ही सेकंड दोनों ने महसूस किया कि दुनिया घूम रही है। उनके शरीर से शक्ति बेकाबू होकर बाहर निकल रही है। फिर भी वे अपनी हरकतों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे असहाय होकर उस ऑरोरा के भीतर लुढ़क रहे थे। जब वे आखिरकार स्थिर हुए तो उन्होंने खुद को अवर्णनीय प्राणी के अंदर पाया। उन्हें लगा जैसे वे पानी के एक पारदर्शी शरीर के भीतर हैं, या शायद बादलों के एक शराबी समूह के बीच उनके चारों ओर धारा प्रवाह प्रकाश बह रहा है। ब्रह्मपूर्ण इंद्रधनुषी रंग की रोशनी बिना किसी बाधा के उनके शरीर से होकर गुजरी, जिससे उनकी आकृतियां लगातार बदलते रंगों में ढल गईं। हालांकि वे स्पष्ट रूप से प्राणी के शरीर के अंदर थे, लेकिन उन्हें बादलों की चोटी पर होने का एहसास हुआ। समुद्र में प्राणी के साथ उठते गिरते, मानो बादलों की सवारी कर रहे हों और कोहरे को नियंत्रित कर रहे हों। वेई, क्या तुम ठीक हो? लिनशेन ने पाया कि वे इस विचित्र प्राणी के अंदर सामान्य रूप से बात कर सकते हैं। नहीं, वेई वुफू ने अपना सिर हिलाया। उनमें से किसी को भी अपने शरीर में कोई नुकसान महसूस नहीं हुआ और वे प्राणी के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, जैसे कि वे पानी में हों या कपास के ढेर में हों। विचित्र प्राणी का शरीर असीम रूप से बड़ा लग रहा था। चाहे वे कैसे भी आगे बढ़ें, वे उसके शरीर के किनारे तक नहीं पहुंच सकते थे। विचित्र प्राणी हवा पर सवार होकर और रक्त के सागर में लहरों को तोड़ते हुए वास्तव में क्षितिज पर लटके उस गुलाबी चांद की ओर बढ़ गया। दोनों ने केवल अपने आसपास के दृश्य को इतनी तेजी से पीछे हटते हुए महसूस किया कि उन्हें लगा जैसे समय बह रहा है। उनकी आंखों में गुलाबी चांद बड़ा और बड़ा होता गया और उनके डर से उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक विशाल गोला था। हालांकि ये गोला किसी भी तरह से असली चांद जितना बड़ा नहीं था, लेकिन यह अभी भी एक सामान्य द्वीप से बहुत बड़ा था। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्हें द्वीप पर कुछ लाल और नीले रंग के घर और कुछ नारियल जैसे पेड़ भी दिखाई दिए।
घर और पेड़, जिनमें से कुछ गोले के नीचे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बच्चे ने कागज पर बनाए हों, जिनका अनुपात अतिरंजित और असली नहीं था। लिन शेन ने सोचा था कि ऐसा दृश्य केवल कॉमिक्स में ही देखा जा सकता है, लेकिन आज वह इसे वास्तविकता में देख रहा था। विचित्र प्राणी उन्हें सीधे विचित्र गोले की ओर ले गया और फिर बादलों या धुएं की तरह बिखर गया, जिससे वे गोले की सतह पर उतर गए, अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की। लेकिन जिस स्थिति में वे दोनों खड़े थे वह रक्त सागर और गुंबददार आकाश के समानांतर थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे रक्त सागर और गुंबद दोनों तरफ अनंत रूप से फैली हुई दो ऊंची दीवारें हों, जो अंततः दूरी में एक साथ मिल जाती हैं। विचित्र प्राणी का शरीर हवा में बिखर गया, जैसे कि उड़ान भर रहा हो, एक साथ इकट्ठा हुआ और रक्त सागर में गिर गया। रक्त सागर से उठी विशाल लहरें उनके सिर के ऊपर उठीं, फिर रक्त सागर में वापस गिर गईं। यह एक ऐसा अनुभव था जो काफी अजीब लगा। स्वागत है, एक आवाज ने उन दोनों को बीच में रोका जो अभी भी सदमे में थे। लिन शेन और वेई वुफू ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन वक्ता को नहीं ढूंढ पाए। मैं यही हूँ, आवाज फिर से सुनाई दी, और नीचे देखने पर उन्होंने आखिरकार आवाज के मालिक को देखा, एक मुट्ठी के आकार का घोंघा। घोंघे का खोल नाचते हुए प्रभामंडल से रंग बिरंगा था, उसका शरीर जेड की तरह पारदर्शी था और उसकी दो गोल आंखें उत्सुकता से उन्हें नाप रही थीं, मानव जैसी अभिव्यक्तियां और नजरें, मानो किसी कॉमिक बुक के प्राणी की हों। तुम कौन हो? लिन शेन ने घोंघे से अजीब तरीके से पूछा, इस प्राणी को कैसे संबोधित किया जाए, इस बारे में अनिश्चित। मैं लिटिल स्टार हूँ। घोंघे ने अपने चमकीले रंग के खोल को दिखाने के लिए अपने शरीर को घुमाया। उसके खोल पर चमक सितारों की रेत के अनगिनत छोटे कणों या रंगीन सितारों से भरे आकाश की तरह लग रही थी। तुम्हारे नाम क्या हैं? लिटिल स्टार ने उत्सुकता से अपनी आंखें झपकाईं और उनसे पूछा। मैं तियान हूँ। और वह फू है, लिन शेन ने उत्तर दिया। लिटिल स्टार बहुत प्रसन्न लग रहा था, पास की एक चट्टान पर कूद गया और अपने शरीर को घुमाते हुए बोला, तियान फू, आपके आगमन पर आपका स्वागत है। आपका स्वागत करने के लिए मैंने एक भव्य पार्टी आयोजित करने का फैसला किया है। आप इस विचार के बारे में क्या सोचते हैं? लिन शेन के जवाब देने से पहले लिटिल स्टार ने अपनी बात जारी रखी। ओह, आपको लगता होगा कि यह विचार शानदार है। आप वास्तव में इसका इंतजार कर रहे हैं, है ना? चिंता न करें, बस एक पल मेरा इंतजार करें, स्वागत पार्टी शुरू होने वाली है। इसके साथ ही लिटिल स्टार चट्टान से नीचे कूद गया और अविश्वसनीय गति से एक लाल घर की ओर भाग गया। लिन शेन ने कभी किसी घोंघे को इतनी तेजी से चलते नहीं देखा था। इसने धूमकेतु की तरह अपने पीछे प्रकाश की एक रंगीन पूंछ को पीछे छोड़ते हुए प्रतिरूप भी बनाए। दोनों ने इसे घर में भागते हुए देखा और फिर, जैसे कि प्रकाश और छाया की झड़ी से, जब ये फिर से बाहर निकला तो ये बिजली की तरह हवा में तेजी से आगे बढ़ा। रोशनी की पट्टियां और विभिन्न वस्तुएं बाहर उड़ गईं, और एक पल में लिन शेन और उसके साथी के सामने रोशनी का एक प्रदर्शनी हॉल बन गया। यहां तक कि एक व्यक्ति से भी ऊंचे दो स्पीकर लगाए गए थे और पत्थर के बीच में एक माइक्रोफोन रखा गया था। लिटिल स्टार माइक्रोफोन के पीछे खड़ा था, उसके खोल पर अब एक छोटी सी टोपी सजी हुई थी और उसके गले में एक धनुष टाई थी। विचित्र दृश्य के बावजूद यह आश्चर्यजनक रूप से सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। मेरे दोस्तों तियान और फू का स्वागत करने के लिए मुझे पहले आपको एक गाना पेश करने दें। मैं आपका लिटिल स्टार हूँ। लिटिल स्टार ने पॉप सुपरस्टार की तरह माइक्रोफोन में जोश से गाया। भावना की गहराई में उसने उनकी ओर एक चुंबन भी उड़ाया। लिन शेन और वेई वुफू दोनों ही अचंभित थे। वेई वुफू, जो आमतौर पर इतना शांत रहता था, अब अपना मुंह आधा खोले खड़ा था, मानो उसे एक्यूपॉइंट सीलिंग ने मारा हो। यह क्या है? जब वे पहले उस विचित्र प्राणी द्वारा पकड़े गए थे तो उन्होंने अनगिनत संभावनाओं पर विचार किया था, यहाँ तक कि किसी भयानक अमर प्राणी द्वारा जीवित ही खा लिए जाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक घोंघा उनके लिए एक भावपूर्ण गीत गा रहा था। जैसे ही वह गा रहा था, घोंघे की आंखें बगल की ओर फैलीं और उसने अपने शरीर से भी बड़े रिमोट कंट्रोल को दबाया। उनके चारों ओर की रोशनी अचानक बदल गई, जिससे जगह नए साल के लाइट शो से डिस्को में बदल गई। रोशनी टिमटिमाने लगी और पागलों की तरह हिलने लगी, और स्पीकर से संगीत भी अधिक तीव्र हो गया। मेरे दोस्तों, चलो नशे में हो जाओ। लिटिल स्टार की आवाज़ भी उत्साहित हो गई। उसके बाद एक अजीबोगरीब रैप आया। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा लिटिल स्टार हूँ। मेरे बिना तुम सामना भी नहीं कर सकते। लिन शेन और वेई वुफू लिटिल स्टार को घूर रहे थे, जो पत्थर पर उछलकूद कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अचानक से एक छोटा धूप का चश्मा भी पहन लिया था, जिससे वे थोड़े अचंभित हो गए। जब तक एक गाना हाई बीट के साथ खत्म नहीं हो गया, तब तक लिटिल स्टार ने एक आंख से घोंघे के खोल की टोपी नहीं हटाई और झुकने जैसा इशारा किया। लिन शेन ने लिटिल स्टार को देखा, जो बिना हिले डुले उसी मुद्रा में था, जिससे दृश्य में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लिटिल स्टार की दूसरी आंख थोड़ी ऊपर उठी, झुकने की मुद्रा में रहते हुए चुपके से उनकी ओर देखा और फुसफुसाया, मेरे दोस्तों, क्या आप शायद कुछ भूल गए हैं? मुझे पता है कि मेरा प्रदर्शन शानदार था और इसने आपको चौंका दिया।
लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। लिटिल स्टार के खत्म होने से पहले लिन शेन को सुराग मिल गया। उसने जल्दी से अपने हाथों से ताली बजाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि अपने कंधे से वेई वुफू को धक्का दिया, जिससे वह भी तालियों में शामिल हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे दोस्तों। तभी लिटिल स्टार ने घोंघे के खोल पर टोपी वापस रखी और खुशी से चहकते हुए कहा, तियान फू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ और एक दोस्त के रूप में मैंने तुम्हारे लिए एक रहस्यमयी सा उपहार तैयार किया है जो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। उपहारों की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन शेन का मतलब था कि इस जगह को छोड़ देना ही काफ़ी होगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, लिटिल स्टार ने बीच में ही टोक दिया। बेशक तुम मेरे दोस्त हो। लिटिल स्टार ने फिर से रिमोट कंट्रोल दबाया और उनके बगल में नीले घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। एक सफाई करने वाला रोबोट एक चौकोर बॉक्स खींचता हुआ धीरे धीरे बाहर आया और लिटिल स्टार के बगल में चला गया। मेरे दोस्त, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लाया हूँ? लिटिल स्टार बॉक्स के ऊपर कूद गया और रहस्य की हवा में बोला, एक केक। लिन शेन, ये स्पष्ट नहीं था कि लिटिल स्टार वास्तव में क्या था। वह संघर्ष नहीं चाहता था और साथ खेलता रहा। गलत। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करो, अपने दिमाग पर काबू मत रखो, फिर से एक साहसिक अनुमान लगाओ। लिटिल स्टार ने लिन शेन के अनुमान को मजाकिया अंदाज में नकार दिया। एक वक्ता। लिन शेन ने फिर से अनुमान लगाया। प्रिय, तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत कमज़ोर है। तुम्हें और साहसी होना चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति को और भी ऊंचा उड़ान भरने दो, लिटिल स्टार ने जोर से पुकारा। निश्चित रूप से यह एक छोटा लिटिल स्टार नहीं है। लिन शेन को संदेह हुआ। वह सोच रहा था कि क्या बॉक्स में एक छोटा घोंघा है। उसे याद आया कि किसी ने पहले उल्लेख किया था कि कई आवारा कुत्ते और बिल्लियां जब तुम्हें पसंद करते हैं तो स्वीकृति के प्रतीक के रूप में अपने बच्चों को तुम्हारे पास लाते हैं। हालांकि लिटिल स्टार कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली नहीं था, लेकिन इसने लिन शेन को भी ऐसा ही आभास दिया। बधाई हो, तुमने फिर से गलत अनुमान लगाया। ऐसा लगता है कि कल्पना करना तुम्हारी खूबी नहीं है, तो मैं तुम्हें इसका उत्तर बताता हूँ। लिटिल स्टार ने बीच वाक्य में रुककर मजाक किया। क्या तुम घबरा रहे हो? क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं? लिन शेन और वेई वुफू ने एक स्वर में सिर हिलाया। वे किसी चीज़ का इंतजार नहीं कर रहे थे, वे बस जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहते थे। तो यह आ गया मेरे दोस्तों, बहुत उत्साहित मत होइए। ये कहते हुए लिटिल स्टार अचानक उछल पड़ा और बॉक्स का ढक्कन खोल दिया। लिन शेन और वेई वुफू ने सहज रूप से बॉक्स के अंदर झांकने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, खुद से स्वीकार किया कि वे वास्तव में उत्सुक थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बॉक्स के अंदर क्या है तो वे थोड़ा चौंक गए। ये खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था। जैसे ही वे भ्रमित हुए, बॉक्स अचानक प्रकाश में आ गया और लिन शेन और वेई वुफू ने महसूस किया कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ बहते हुए चमक में विलीन हो गया। मेरे दोस्तों, मैंने आपको जो उपहार भेजा है उसका आनंद लें। लिटिल स्टार की आवाज़ लिन शेन और वेई वुफू के कानों में गूंजी। लिन शेन इस अनुभूति से बहुत परिचित थे। यह एक टेलीपोर्टर का उपयोग करने की भावना थी और बॉक्स स्वयं एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस था। लिन शेन को बस यह नहीं पता था कि वह स्वघोषित लिटिल स्टार उन्हें कहाँ टेलीपोर्ट करना चाहता था। लिन शेन और वेई वुफू के आंकड़े ग्रह से गायब हो गए और लिटिल स्टार ने टोपी हटा दी, खुद को पंखा झलते हुए जैसे कि राहत की सांस ले रहा हो। मनुष्यों ने इस जगह को इतनी जल्दी क्यों खोज लिया? सौभाग्य से मैं उन्हें वहां टेलीपोर्ट करने के लिए काफ़ी चतुर था, जहां वे शायद वापस नहीं आ सकते। इसके लिए वे ही दोषी हैं, क्योंकि वे यहाँ नहीं आए थे, यह नहीं जानते थे कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार दिया। बिना किसी कारण के इधर उधर भटकने का क्या मतलब है? ये बस थोड़ा अफसोसजनक है। वे दो इंसान काफ़ी मनोरंजक थे। लिन शेन और वेई वुफू ने टेलीपोर्टेशन पूरा करने के बाद उनके सामने का दृश्य उन्हें थोड़ा चौंका गया। ये है प्राचीन मंदिर का तारा। पास ही में माउंटेन गॉड मंदिर को देखकर लिन शेन को एक तरह की अनुभूति हुई और उसने तुरंत उस जगह को पहचान लिया। वह छोटा तारा हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। वह हमें प्राचीन मंदिर के तारे पर टेलीपोर्ट कर रहा है, हमें मारने पर आमादा है, लिन शेन ने नाराजगी से कहा। सौभाग्य से कोई डर नहीं, वेई वुफू ने कहा। यह अनिश्चित है कि लिटिल स्टार की उत्पत्ति क्या है। क्या वह अजीब क्षेत्र विदेशी है या हमेशा से भूमिगत अंतरिक्ष में मौजूद रहा है? लिन शेन सवालों से भरा हुआ था, लेकिन अब उसके दिल में संदेह का जवाब देने वाला कोई नहीं था। शायद लिटिल स्टार को पकड़कर उससे पूछताछ करके सभी रहस्यों का पता लगाया जा सकता था। हालांकि रक्त के सागर में जीव स्वाभाविक रूप से विचित्र थे और लिटिल स्टार रहस्यमय था। इस बार उसने लिन शेन और अन्य लोगों को प्राचीन मंदिर के तारे पर टेलीपोर्ट कर दिया। अगर उसे पता होता कि वे बच गए हैं, तो कौन जानता है कि वह और क्या उपाय अपना सकता है। चूंकि लिटिल स्टार बहुत शक्तिशाली नहीं लगता, अन्यथा हमें यहाँ टेलीपोर्ट करने के बजाय सीधे मार क्यों नहीं दिया जाता? एक बार जब मैं ऊपर उठ जाऊंगा तो मैं वापस जाने और उस लिटिल स्टार से निपटने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लिन शेन ने चुपके से कसम खाई। दोनों पहले भी माउंटेन गॉड मंदिर गए थे और रास्ते में कई जाने पहचाने मंदिरों से गुजरते हुए आसानी से दिशा पहचान गए थे।
हालांकि जब वे गोल्डन बुद्ध मंदिर के स्थान पर पहुंचे तो दोनों लोग अचानक चौंक गए। गोल्डन बुद्ध मंदिर कहाँ है? ये यहाँ कैसे नहीं है? लिनशेन ने उस जगह को खाली देखा जहाँ गोल्डन बुद्ध मंदिर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, बस एक बंजर जमीन थी। लिनशेन दौड़कर वहाँ पहुंचे और आसपास का जायजा लिया। ये वास्तव में सही स्थान था, लेकिन गोल्डन बुद्ध मंदिर गायब हो गया था। वे, हमने कोई गलत मोड़ नहीं लिया, है न? हालांकि लिनशेन जानते थे कि वे गलत नहीं हो सकते। सड़क के किनारे के मंदिर सही थे, गलती की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन स्वर्ण बुद्ध मंदिर जैसा इतना बड़ा मंदिर कैसे गायब हो सकता है? हम नहीं गायब हुए, वेई वुफू ने सिर हिलाया। तो स्वर्ण बुद्ध मंदिर कहाँ है? लिनशेन ने फिर पूछा। गायब हो गया, वेई वुफू ने कहा। ये कैसे गायब हो सकता है? पता नहीं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, प्रत्येक को अगले कदम के बारे में समझ नहीं आ रहा था। लिनशेन और वेई वुफू सिर्फ इधर उधर खोज कर सकते थे, उम्मीद थी कि कुछ सुराग मिल जाए। हालांकि कई बार आगे पीछे जाने के बाद उन्होंने आखिरकार एक तथ्य की पुष्टि की, उन्होंने गलत रास्ता नहीं अपनाया था, ये वास्तव में स्वर्ण बुद्ध मंदिर था जो गायब हो गया था। इससे लिनशेन की अभिव्यक्ति कुछ अप्रिय हो गई। स्वर्ण बुद्ध मंदिर के बिना उनके पास ग्रह छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह शापित छोटा तारा, मुझे इसे फिर से नहीं देखना चाहिए या मैं इसका कवच उतार दूंगा, लिनशेन ने कसम खाई, क्योंकि रात पहले ही गिर चुकी थी। शुक्र है, लिनशेन के हाथ में सूर्य तीरने वाला धनुष था और वेई के पास जेड डिक्री थी। रात ढल गई और प्रकाश के खंभे आसमान में उड़ गए, जो आकाश में अनगिनत भूतिया प्रेत में बदल गए। जैसे जैसे वे प्रेत फीके पड़ते गए और दुनिया फिर से अंधेरे में डूब गई, धनुष और डिक्री से निकलने वाली धुंधली सफ़ेद चमक के अलावा रोशनी का एक भी कण दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आंखें उन्हें घूर रही हों और वे जंगली जानवरों की सांस जैसी आवाज़ें भी सुन सकते थे। लिनशेन और उसके साथी को बाहर निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढना था, लेकिन अब तक लिनशेन को समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर्ण बुद्ध मंदिर क्यों गायब हो गया था। भले ही मंदिर चला गया हो, लेकिन वहाँ का तालाब अभी भी वहाँ होना चाहिए और नीचे का प्राचीन मंदिर तो और भी ज्यादा। लेकिन सब गायब हो गया था। लिनशेन ने कई बार जांच की, यहाँ तक कि जमीन में खुदाई भी की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। रात के सर्द सन्नाटे में लिनशेन ने वेई वुफू के साथ छिटपुट शब्दों का आदान प्रदान किया, क्योंकि इस परित्यक्त जगह की दमनकारी भावना को सहन करना बहुत मुश्किल था। जब दोनों एक पर्वत देवता मंदिर के पास से गुजरे तो उन्होंने पाया कि यह बरकरार था और यह बिल्कुल नया लग रहा था, जिसके अंदर से रोशनी चमक रही थी। लिनशेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा और एक मौन सहमति के साथ वे पर्वत देवता मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के दरवाजे खोलने पर उन्होंने देखा कि मुख्य हॉल के दरवाजे खुले थे और मंदिर पर पर्वत देवता की मूर्ति खड़ी थी। मंदिर के सामने चढ़ावे की मेज पर मिट्टी का धूपदान था, जिसके अंदर 3 अगरबत्तियां जल रही थीं। धूपदान के दोनों ओर मिट्टी के मोमबत्ती धारक थे, जिन पर मोमबत्तियां जल रही थीं और उनसे रोशनी निकल रही थी। लिनशेन ने वेई वुफू से पूछा, जो उसके बगल में था। उन्होंने पहले जो मूर्तियां देखी थीं वे सभी बीम से लटकी हुई थीं, लेकिन यह मूर्ति मंदिर पर ठीक से स्थापित थी। वेई वुफू ने लिनशेन की याददाश्त की पुष्टि करते हुए कहा, नहीं, इसे भूल जाओ, जितने ज्यादा देवताओं की प्रार्थना की जाती है उतने ही ज्यादा आशीर्वाद मिलते हैं। चलो हम भी अपना सम्मान करें। भगवान पर्वत देवता उदार हैं, चलो हम रात भर यहाँ रुकें और भोर होने पर चले जाएं। ये देखकर कि भेंट की मेज पर धूपबत्ती रखी हुई थी, लिनशेन वहां गया, मोमबत्ती से धूपबत्ती जलाई और फिर पर्वत देवता को 3 लकड़ियां चढ़ाईं। मंदिर के अंदर किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास गायब हो गया। लिनशेन ने दिन के उजाले तक रुकने और फिर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने की योजना बनाई। जैसे ही लिनशेन ने अगरबत्ती को बन में रखा, मिट्टी की मूर्ति की आंखें चमक उठीं, जो लिनशेन पर 2 सर्चलाइट की तरह चमक रही थीं। आपकी शक्ति मंदिर तक चढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्या आप वाकई दिव्य पद के लिए चुनौती देना चाहते हैं? मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। निश्चित नहीं, चुनौती नहीं दे रहा। लिनशेन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है। मिट्टी के भ्रूण भगवान की मूर्ति के मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। लिनशेन पहले ही तेजी से पीछे हट गया था, लेकिन तब भी बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने माथे पर दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसे गर्म लोहे से जला दिया गया हो। सहज रूप से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे कुछ नहीं मिला। उसका माथा एक कवच से ढका हुआ था, जो कि क्षतिग्रस्त नहीं था। धमाका! जब लिनशेन ने फिर से मुड़कर देखा तो उसने देखा कि मिट्टी की मूर्ति अपने आप टूट गई थी, जमीन पर गिर गई थी और मिट्टी के टुकड़ों का ढेर बन गई थी। लिनशेन को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उसने संचारक का उपयोग अपने माथे पर चमकाने के लिए किया, जहां कवच बिल्कुल नया जैसा चमक रहा था और किसी भी चीज का कोई निशान नहीं था। लेकिन लिनशेन को अभी भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसके माथे पर स्पष्ट असुविधा थी।
उसने कवच को वापस खींच लिया और संचारक को फिर से अपने माथे पर चमकाया, और अचानक उसके माथे पर एक खूनी लाल पहाड़ के आकार का निशान दिखाई दिया। वास्तव में कुछ है। लिन शेन ने इसे रगड़ा, लेकिन खूनी लाल पहाड़ के आकार का निशान उसके मांस में घुस गया था। उसकी त्वचा रगड़कर कच्ची हो गई थी, लेकिन वह इसे रगड़कर नहीं हटा सका। ये सोचने के दौरान कि यह चीज़ वास्तव में क्या थी, उसने अचानक बाहर आसमान से आती हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ सुनी। हाओटियन जिन के सर्वोच्च शासक, स्वाभाविक रूप से चमत्कारी सच्चे जैद सम्राट मिलुओ, आदेश देते हैं कि आज दिव्य न्यायालय अपने मंदिर को फिर से खोल देगा और दुनिया के सभी प्राणी अपनी मर्जी से दिव्य न्यायालय में दिव्य स्थान प्राप्त करने के लिए चल सकते हैं। लिन शेन चौंक गए और मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर चले गए, आकाश की ओर देखते हुए। उन्होंने रात के आकाश में शून्य के बीच एक स्वप्न जैसा और काल्पनिक सफ़ेद जेड गेट लटका हुआ देखा। खाली सफ़ेद जेड गेट के सामने से जेड सीढ़ियां कुछ भी नहीं से उभरी, अंधेरे ग्रह तक फैली हुई, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक इंद्रधनुषी पुल। वेई, क्या आपने अभी अभी बताई गई आवाज़ का नाम सुना? लिन शेन ने वेई वुफू से पूछा। उस दिन जब वे दिव्य न्यायालय में गए थे तो जैद सम्राट ने उन्हें जो नाम दिया था उसे याद करते हुए। ठीक है, वेई वुफू ने सिर हिलाया। क्या नाम था? लिन शेन ने प्रसन्न होकर जल्दी से पूछा। हाओटियन जिनके सर्वोच्च, संप्रभु, प्राकृतिक, अद्भुत, मिलुओ, सत्य, जैड सम्राट। वेई वुफू ने हकलाते हुए नाम को एक एक शब्द बोला। पूरा नाम सुनने के बाद लिन शेन बहुत खुश हुआ। हालांकि वेई वुफू धीरे धीरे बोलता था, लेकिन उसकी याददाश्त प्रभावशाली थी। वह सिर्फ एक बार सुनने के बाद इतना जटिल नाम याद करने में कामयाब रहा था। लिन शेन ने वेई वुफू से इसे कई बार दोहराने को कहा और उसने चुपचाप जैद सम्राट का पूजनीय नाम याद कर लिया। इस समय अंधेरे में एक प्राणी जैद की सीढ़ियों पर चढ़ गया जो एक सफ़ेद इंद्रधनुष की तरह थी। लिन शेन ने ध्यान से देखा और पाया कि जैद की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ प्राणी 9 पूंछ वाला एक सफ़ेद जैड लोमड़ी था, जिसका पूरा शरीर लाल रंग का था। ये क्रिस्टल साफ था, एक सफ़ेद रोशनी बिखेर रहा था, इसकी निर्वाण शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह बह रही थी। तो इस ग्रह पर निर्वाण प्राणी हैं? लिन शेन कुछ हद तक हैरान था। जैसे ही 9 पूंछ वाली जैड फॉक्स ने जैद सीढ़ियों पर कदम रखा, उसके शरीर में अचानक आग की लपटें उठने लगीं, जो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदर से जलती हुई लग रही थीं। 9 पूंछ वाली जैड फॉक्स ने बेतहाशा सीढ़ियां चढ़ीं, लेकिन किसी तरह उसकी गति बहुत धीमी थी, मानो वह अपनी पीठ पर पहाड़ उठा रही हो। सिर्फ 1 दर्जन सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका शरीर काली राख में बदल गया था और एक दर्दनाक चीख के साथ वह जैद सीढ़ियों पर गिर पड़ी। 9 पूंछ वाली जैड फॉक्स ने अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने के लिए सफ़ेद रोशनी छोड़ते हुए एक मोती जैसा जीवन आधार उगल दिया। हालांकि जैसे ही जीवन आधार दिखाई दिया, शून्य से बिजली की एक चमक निकली, जिसने मन के जैसे जीवन आधार को चकनाचूर कर दिया। तुरंत 9 पूंछ वाली जैड फॉक्स ने ताज़ा खून खांस लिया, उठने के लिए संघर्ष किया लेकिन खड़ा नहीं हो सका, और एक पल में वह राख में बदल गया, शून्य में विलीन हो गया। जैसे ही 9 पूंछ वाली व्हाइट फॉक्स मरी, एक विशाल ड्रैगन जैसा सांप, जो ड्रैगन जितना बड़ा था, जैद सीढ़ियों पर रेंगता हुआ आया। जैसे ही वह व्हाइट जैड लेवल पर आगे बढ़ा, उसके शरीर पर लपटें उठने लगीं, जो हर उतार चढ़ाव के साथ और भी भयंकर होती गईं। जैसे ही उसके पन्ने जैसे हरे रंग के तराजू कोयले में जलने वाले थे, उसने भी अपना जीवन आधार उगल दिया। हरे रंग की जैद तलवार हरी रोशनी के साथ चमक उठी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ असर कर पाती, हवा से निकली बिजली ने उसे चकनाचूर कर दिया। जीवन आधार नष्ट हो जाने के बाद हरे रंग के स्केल वाला विशाल सर्प अब और टिक नहीं सका। उसका शरीर आग की लपटों में मुड़ गया और कुछ ही क्षणों में वह भी राख में बदल गया। लिन शेन ने देखा कि एक के बाद एक निर्वाण प्राणी जैड लेवल पर चढ़ते गए, लेकिन एक एक करके जलकर मर गए। उनमें से एक भी आधा रास्ता तय नहीं कर पाया। फिर भी कई निर्वाण प्राणी बहादुरी से आगे बढ़ते रहे, जीवन और मृत्यु से बेखौफ, जैड लेवल पर रेंगते हुए। 1 घंटे से भी कम समय में दर्जनों निर्वाण प्राणी जैड लेवल पर मर गए। आखिर वे वहां क्यों चढ़ रहे हैं? लिन शेन को यह समझना मुश्किल हो गया कि ये निर्वाण प्राणी चढ़ने के लिए इतने इच्छुक क्यों थे। ब्रह्मांड में उसने दिव्य न्यायालय के बारे में शायद ही कोई खबर सुनी थी, और जब वह अमर न्यायालय पर कदम रखने की तकनीक का अभ्यास कर रहा था, तभी उसे ऐसी जगह के बारे में पता चला। हालांकि वह अभी भी इसके अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं था। 5 बलिदानी वस्त्रों को एक करने और दिव्य न्यायालय का दौरा करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि ऐसी जगह वास्तव में मौजूद है। वहां जाने के बाद भी लिन शेन को अभी भी समझ में नहीं आया कि दिव्य न्यायालय में ऐसा क्या आकर्षक था कि ये निर्वाण प्राणी प्रवेश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। क्या वे अमरता की तलाश कर रहे हैं? वेई वुफू ने भी यही संदेह जताया, यह अनुमान लगाते हुए कि ये निर्वाण प्राणी अमरता के अवसर के लिए दिव्य न्यायालय में प्रवेश करने की बेताब कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले सेलेस्टियल रेस की लाइब्रेरी में अमरता के उत्थान पर कुछ सामग्री पढ़ी है। अमरता की ओर बढ़ना निर्वाण प्राप्त करने से भी अधिक कठिन है।
निर्वाण के लिए माइनर निर्वाण का एक मार्ग है जिसे कोई अपना सकता है, लेकिन अमरता के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ तक कि अमर अंडे का सेवन करके भी नहीं। कोई केवल अमर नियमों को समझकर ही ऊपर उठ सकता है। इसके लिए न केवल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों की समझ भी होनी चाहिए। आग और बिजली से पीड़ित ये निर्वाण प्राणी ब्रह्मांड के नियमों के बारे में क्या समझ सकते हैं? जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक और निर्वाण प्राणी को जेड लेवल पर कदम रखते देखा। इस बार जेड लेवल पर चढ़ने वाला प्राणी एक विशालकाय प्राणी था जो 1 दर्जन मीटर से अधिक लंबा था। उसका पूरा शरीर चमकते हुए सोने जैसा था। जेड लेवल पर कदम रखने के बाद हमेशा की तरह अजीबोगरीब लपटें उसके शरीर के अंदर से निकलकर जलने लगी, किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं। हालांकि ये गोल्डन कोलोसस पिछले निर्वाण प्राणियों से अलग था। लपटें न केवल उसे जलाकर राख नहीं कर सकती थीं, बल्कि उन्होंने वास्तव में उसके सुनहरे शरीर को और भी अधिक चमकदार बना दिया। लिन शेन ये भी जानना चाहते थे कि इन निर्वाण प्राणियों के शीर्ष पर पहुंचने के बाद क्या होगा। इस गोल्डन कोलोसस को इसे पूरा करने की उम्मीद है। प्रत्येक कदम के साथ गोल्डन कोलोसस ने कड़ी मेहनत से ऊपर की ओर कदम बढ़ाया। अजीब बात यह है कि छोटे कद के वे निर्वाण प्राणी एक बार में केवल एक जेड लेवल ही आगे बढ़ सकते थे। आकार में विशाल गोल्डन कोलोसस भी एक बार में केवल एक जेड लेवल ही पार कर सकता था। जेड लेवल का आकार अपरिवर्तित लग रहा था और विशालकाय के शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा, जिससे प्रभाव हैरान करने वाला हो गया। जैसे ही गोल्डन कोलोसस ने जेड लेवल को आधा पार किया, आग से तपाया हुआ उसका शरीर चमक उठा, सूरज की तरह चमक रहा था। फिर भी उसके कदम भारी होते जा रहे थे, धीमे होते जा रहे थे, लगभग आगे बढ़ने में असमर्थ। उस क्षण गोल्डन कोलोसस ने आकाश में गर्जना की, उसकी सुनहरी चमक चमक उठी, असंख्य चमकते हुए सुनहरे कण उड़ गए, उसके हाथ में एक गोल्डन हैमर लाइफ बेस में एकत्रित हो गए। धमाका! जिस क्षण गोल्डन हैमर दिखाई दिया, शून्य से गड़गड़ाहट और बिजली स्वतः ही उत्पन्न हुई, जो गोल्डन हैमर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से गोल्डन हैमर बिजली के हमलों से चकनाचूर नहीं हुआ, जबकि अन्य निर्वाण प्राणियों के जीवन आधार टूट गए थे। बिजली गोल्डन हैमर पर लगातार गिरती रही, गोल्डन कोलोसस के शरीर में फैल गई। शून्य से उत्पन्न होने वाली निरंतर गड़गड़ाहट और बिजली गोल्डन हैमर की ओर आकर्षित हुई, ये सब वहां एकत्रित हो गया और गोल्डन कोलोसस गोल्डन हैमर के साथ विद्युत प्रकाश से भर गया, लगभग बिजली के प्राणी में बदल गया। ऐसी स्थिति में गोल्डन कोलोसस के कदम बहुत अधिक फुर्तीले हो गए। जेड लेवल के अंत में सेलेस्टियल कोर्ट के द्वार के पास पहुंचने पर उसके कदम तेज हो गए। गरज में नहाया हुआ गोल्डन कोलोसस अब गरजने वाले युद्ध के देवता जैसा लग रहा था। उसका पूरा शरीर बिजली से घिरा हुआ था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के विशेष अध्यायों का आनंद लें। लिन शेन ने अचंभित होकर देखा। बिजली द्वारा उत्सर्जित शक्ति में उतार चढ़ाव उसके खड़े होने से भी भयानक थे, फिर भी गोल्डन कोलोसस दृढ़ता से ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा, वास्तव में एक प्रभावशाली उपलब्धि। अंत में गोल्डन कोलोसस जेड लेवल के अंत तक पहुंच गया और सेलेस्टियल कोर्ट के द्वार पर पहुंच गया। उसके शरीर पर बिजली और लपटें बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं। गोल्डन कोलोसस का शरीर पहले से काफी पतला हो गया था, लेकिन उसका सुनहरा ढांचा पहले से भी ज्यादा बनावट वाला और ठोस दिखाई दे रहा था। उसके शरीर का हर इंच एक शुद्ध सुनहरी चमक से चमक रहा था। पहले से सटीक अंतर को पहचानना मुश्किल था, लेकिन ये किसी तरह बदला हुआ लग रहा था। गोल्डन कोलोसस ने सेलेस्टियल कोर्ट के द्वार पर अपने हाथ रखे। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी उमड़ रही थी, क्योंकि उसने दरवाजे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई। लेकिन चाहे उसने कितनी भी जोर से धक्का दिया हो, सेलेस्टियल कोर्ट के द्वार स्थिर रहे। राजसी सेलेस्टियल कोर्ट के द्वारों के सामने गोल्डन कोलोसस की विशाल आकृति तुलनात्मक रूप से छोटी लग रही थी, जैसे कोई चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। हम इतनी दूर से आए हैं, फिर भी द्वार नहीं खुलते। ये दिव्य न्यायालय वास्तव में कंजूस है, लिन शेन ने खुद से कहा। जैसे ही गोल्डन कोलोसस आकाशीय द्वार खोलने के अपने प्रयास में विफल होता दिखाई दिया, उसके चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। शून्य से सुनहरी रोशनी की धाराएं निकलीं, जो गोल्डन कोलोसस के पीछे जाकर मिल गईं, जहां एक रहस्यमय सुनहरा प्रतीक आकार लेने लगा। वह है अमरता का चिन्ह। गोल्डन कोलोसस अमरता की ओर बढ़ रहा है। लिन शेन कुछ हद तक चकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय दरबार में चढ़ने से वास्तव में अमरता मिल सकती है, और वेई वुफू ने सही अनुमान लगाया था। अपनी पीठ पर अमरता के चिन्ह से गोल्डन कोलोसस ने एक रहस्यमय शक्ति उत्सर्जित की, और इस चिन्ह की चमक के तहत उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी पसलियों के नीचे से 2 अतिरिक्त भुजाएं निकलीं, और उसके कंधों पर सिर 3 भागों में विभाजित हो गया, जिससे 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक प्राणी बन गया, जो एक राक्षसी देवता जैसा दिखता था। जैसे ही अमरता के चिन्ह की शक्ति को मुक्त किया गया, 3 सिर वाला 6 भुजाओं वाला गोल्डन कोलोसस और भी बड़ा हो गया, मानो वह कोई सुनहरा दानव हो जो नरक से बाहर आया हो। इसकी 6 सुनहरी हथेलियां सेलेस्टियल कोर्ट के द्वारों पर दब गईं, और एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिसने आसपास के स्थान को विकृत कर दिया, जिससे वह अवास्तविक लगने लगा।
धमाका, सेलेस्टियल कोर्ट के द्वार आखिरकार हिल गए, जिससे एक छोटा सा अंतर खुल गया। गोल्डन कोलोसस के 3 सिर एक साथ दहाड़ने लगे। इसकी शक्ति फिर से फूट पड़ी क्योंकि इसने द्वारों को खोलने के लिए मजबूर किया और एक दहाड़ के साथ अंदर घुस गया। अविश्वसनीय, लिन शेन ने अंदर से आश्चर्यचकित होकर कहा। अमरता पर चढ़ने के बाद गोल्डन कोलोसस ने जो ताकत दिखाई वह उसकी समझ से परे थी। वह केवल सुनहरी रोशनी की झड़ी देख सकता था, उसकी दृष्टि अब स्पष्ट नहीं थी। एक अमर प्राणी दिव्य वेदी पर चढ़ता है जिसे दिव्य सैनिक का दिव्य पद प्राप्त है। दिव्य दरबार के भीतर से एक आवाज आई जो खुले हुए दरवाजों के बंद होने से पहले उस सरल वाक्य को बोल रही थी। क्या बकवास है, दिव्य सैनिक का दिव्य पद, इतना दुर्जय प्राणी और वह सिर्फ एक दिव्य सैनिक का दिव्य पद है। लिन शेन अपने मन में अचंभित रह गया। गोल्डन कोलोसस के सफल होने के बाद अधिक निर्वाण प्राणी जेड स्तर पर चढ़ गए। उम्मीद है कि वे सेलेस्टियल कोर्ट के द्वार को तोड़ देंगे। हालांकि अधिकांश निर्वाण प्राणी जेड स्तर पर ही मर गए और बहुत कम ही बाद के आधे भाग तक टिक पाए। केवल एक ही व्यक्ति जो वास्तव में दरवाजा खोलने में सफल रहा, वह था गोल्डन कोलोसस। लिन शेन को एहसास हुआ कि जेड स्तर पर चढ़ने की प्रक्रिया वास्तव में आत्मसुधार की प्रक्रिया थी। जलती हुई लपटें और गड़गड़ाहट और बिजली का बपतिस्मा दोनों निर्वाण प्राणियों के शरीर और शक्ति को मजबूत कर रहे थे। यदि वे इसका सामना कर सकते थे तो अमरता तक चढ़ने का मौका था। लेकिन अधिकांश प्राणी ऐसा नहीं कर सके, जेड स्तर पर मर गए। अंतर्निहित कारण ये था कि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। लिन शेन ने पाया कि जो लोग जेड स्तर पर चढ़ते हैं, निर्वाण की शक्ति जितनी शुद्ध होती है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वे लपटों और गड़गड़ाहट का सामना कर सकें। और निर्वाण की शक्ति को शुद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के कणों और निर्वाण गुण कणों के बीच सम्मिलन की डिग्री बढ़ाने के लिए कई बार निर्वाण से गुजरना पड़ता है। लेकिन निर्वाण प्राणियों के लिए यह अप्रासंगिक हो सकता है। हालांकि मनुष्यों के लिए बार बार निर्वाण से गुजरना कुछ अमानवीय बनने की संभावना बहुत अधिक थी। लिन शेन ने सोचा कि ये निर्वाण प्राणी अमरता की ओर बढ़ने के लिए दिव्य न्यायालय में घुसने के लिए बेताब थे। लेकिन जब एक अमर प्राणी ने जेड स्तर पर हमला किया तो लिन शेन को तुरंत एहसास हुआ कि वह गलत था। इन प्राणियों का दिव्य न्यायालय में भागना शायद केवल अमरता की ओर बढ़ने के सरल उद्देश्य से नहीं था। अगर यह केवल एक या दो अमर प्राणी दिव्य न्यायालय के द्वारों को तोड़ने का प्रयास कर रहे होते तो इसे समझा जा सकता था, लेकिन फिर लगातार अधिक अमर प्राणी दिव्य न्यायालय के द्वारों के अंदर हमला करते। उन्हें जो दिव्य पद दिए गए थे वे मूलतः एक जैसे थे, सभी दिव्य सैनिक के दिव्य पद। दिन के उजाले तक दिव्य दरबार के बड़े दरवाजे अचानक गायब नहीं हुए थे। गए, वेई वुफू ने लिन शेन के माथे की ओर इशारा करते हुए कहा। लिन शेन को पता था कि वेई वुफू किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने जांच करने के लिए अपना संचारक निकाला और वास्तव में उनके माथे पर पहाड़ के आकार का निशान गायब हो गया था। उनके माथे पर बिना किसी रंग के चिकनी सफ़ेद त्वचा थी। ये पर्वत देवता मंदिर। लिन शेन अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए और भी अधिक चकित थे। वे पूरी रात पर्वत देवता मंदिर में रहे, केवल दिन के उजाले में यह महसूस करने के लिए कि मंदिर खंडहर में था, लगभग पूरी तरह से मलबे में। केवल मुख्य हॉल अभी भी बरकरार था, लेकिन धूप बना और मोमबत्ती जो उन्होंने एक दिन पहले देखी थी अब वहां नहीं थी, और भेंट की मेज भी सड़ चुकी थी। मिट्टी के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि मिट्टी के भ्रूण भगवान की मूर्ति, जो एक दिन पहले ही टूट गई थी, किसी तरह से पूरी तरह से बहाल हो गई थी, लेकिन यह वेदी पर नहीं थी। इसके बजाय ये छत की बीम पर एक काली रस्सी से लटकी हुई थी। लिन शेन और वेई ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा, जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वेई, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस ग्रह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, लिन शेन ने धीरे धीरे माउंटेन गॉड मंदिर से बाहर निकलते हुए कहा। वे दोनों स्वर्ण बुद्ध मंदिर की साइट पर फिर से गए, लेकिन वही नतीजा मिला, मंदिर वहां नहीं था। लिन शेन को कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी। अगर स्वर्ण बुद्ध मंदिर अविश्वसनीय था तो उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी, संभावित टेलीपोर्टर के लिए ग्रह की खोज की। रास्ते में कई परिचित मंदिरों से गुजरे जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। परिचित क्षेत्र से बाहर निकलकर उन्होंने और भी मंदिर देखे, बस अंदर की ओर देखते रहे, कुछ भी छूने की हिम्मत नहीं की। जब एक बार फिर रात हुई तब भी उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। वही सूत्र, वही गंध। इस रात में उन्हें फिर से असंख्य विचित्र जीवों द्वारा देखे जाने का एहसास हुआ। केवल इस बार उन्होंने किसी भी मंदिर में प्रवेश न करने का फैसला किया और रात भर अपनी यात्रा जारी रखी। अजीब बात यह है कि सेलेस्टियल कोर्ट और जेड लेवल फिर से दिखाई दिए, ठीक उसी समय जैसे पिछले दिन थे। तब लिन शेन और वेई वुफू ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक बार फिर 9 पूंछ वाली जेड फॉक्स जेड लेवल पर चढ़ने वाली पहली थी, उसकी मौत बिल्कुल कल की तरह ही हुई। वेई, कुछ ठीक नहीं है, लिन शेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। नहीं ठीक है, वेई वुफू ने दोहराया। अगला ग्रीन स्केल्ड विशाल सर्प तो नहीं हो सकता है न?
लिन शेन ने जेड लेवल की ओर देखा और निश्चित रूप से एक ग्रीन स्केल्ड विशाल सर्प सीढ़ियों पर चढ़ गया। इसके बाद जो हुआ वह एक अविश्वसनीय रूप से जादुई तमाशा था, क्योंकि लिन शेन और उनके साथी ने जीवों को कल की तरह फिर से जेड लेवल पर हमला करते देखा। जब तक गोल्डन कोलोसस एक बार फिर प्रकट नहीं हुआ, अमरता पर चढ़ गया और सेलेस्टियल कोर्ट के दरवाजे नहीं खोले, तब तक वे पुष्टि नहीं कर सकते थे कि यह वास्तव में वही दृश्य था जो उन्होंने कल देखा था। वे, क्या हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकते थे? लिन शेन ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष रोमांच पढ़ें। नहीं, भूख लगी है, वेई वुफू ने निश्चित रूप से जवाब दिया। अगर आपको भूख लगी है तो बस इतना ही कहिए, मेरे पास असेंशन लिक्विड है। लिन शेन ने वेई वुफू के लिए अपने बैकपैक से असेंशन लिक्विड की 2 शीशियां निकालीं और आकाश में सेलेस्टियल कोर्ट में चढ़ने की पुनरावृत्ति को देखते हुए उसने जोर से सोचा, क्या हम उस लिटिल स्टार के भ्रम में पड़ सकते हैं? क्या हम अभी एक भ्रम के अंदर हैं? पश! लिन शेन को केवल अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ, ये देखने के लिए कि वेई वुफू का चाकू सीधे उसके आर पार हो गया था और ब्लेड से खून बह रहा था। तुम क्या कर रहे हो? लिन शेन ने वेई वुफू को अचंभित होकर देखा। अब उसे और भी यकीन हो गया कि यह एक भ्रम था, अन्यथा वेई वुफू उस पर हमला क्यों करेगा? क्या ये दर्द करता है? वेई वुफू ने पूछा। ये दर्द करता है, लिन शेन ने उत्तर दिया, अभी भी अचंभित था। नहीं, कोई भ्रम नहीं। वेई वुफू ने चाकू निकाला और उसे वापस म्यान में रख लिया। लिन शेन हताश हो गया, तुमने खुद को क्यों नहीं चाकू मारा? तुम ठीक हो जाओ जल्दी, वेई वुफू ने गंभीरता से कहा। लिन शेन के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह अब निश्चित हो सकता था कि यह कोई भ्रम नहीं था। वेई वुफू बहुत वास्तविक था और उन दोनों के लिए एक ही भ्रम में फंसना असंभव था, है ना? अगर यह समय यात्रा या भ्रम नहीं है तो यहाँ क्या हो रहा है? लिन शेन ने आकाश में दृश्य को देखा, यह अनुमान लगाने में असमर्थ कि वास्तव में क्या हो रहा था। जब दिन का उजाला हुआ तब भी वे दोनों इसका पता नहीं लगा सके। वे केवल एक ही काम कर सकते थे कि बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहें, लेकिन ग्रह इतना विशाल था, जैसे जैसे वे यात्रा करते गए उन्हें मंदिरों के अलावा कुछ नहीं मिला और मंदिर के खंडहर कहीं भी टेलीपोर्टर की कोई झलक नहीं। जब फिर से रात हुई तो उन्होंने देखा कि जीव एक बार फिर से सेलेस्टियल कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। लिन शेन को आश्चर्य होने लगा कि क्या ये किसी तरह की रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसे फर्मेंट प्रोजेक्शन सिस्टम का उपयोग करके वापस चलाया गया हो। लेकिन इसे प्रोजेक्शन कहने के लिए जब उन जीवों ने जेड लेवल पर हमला किया तो जो शक्ति और उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए वे निश्चित रूप से वास्तविक थे। उन अमर जीवों द्वारा छोड़े गए भयानक शक्ति उतार चढ़ाव को वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, जो निश्चित रूप से किसी भी प्रक्षेपण की क्षमता से परे था। जब मैं छोटा था तो मैंने एक ऐसे आदमी के बारे में एक उपन्यास पढ़ा था जो उसी दिन फंस गया था। चाहे वह कुछ भी करे, जब वह जागता तो वह खुद को उस दिन की शुरुआत में वापस पाता। क्या ये संभव है कि हम एक समान स्थिति में हों? लिन शेन ने सोचा। वेई वुफू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिन शेन के हाथ पर संचारक की ओर इशारा किया। लिन शेन को तुरंत ही धोखा महसूस हुआ। हालांकि संचारक ने अपना सिग्नल खो दिया था, जिससे वह आकाशीय नेटवर्क तक पहुंचने या दूसरों से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ हो गया था, लेकिन उस पर समय चलता रहा और वह रुका नहीं था। अगर वे एक ही दिन में फंसे हुए थे तो समय भी रीसेट हो जाना चाहिए था।